एक सेशन हमें फिर अरेंज करना पड़ेगा, अलग आएंगे। मैम आपने अटेंडेंस लगा दी मेरी? फरहान नाम आपने बोला नहीं था। जी फरहान, आप एंड में थे ना, तो मैंने लगा दी थी। चलो थैंक आप यू। बहुत गिने चुने स्टूडेंट हैं, तो मुझे पता होता है कि कौन कौन नहीं है। अब जैसे उज़ैर है। ओके, वी हैव बीन ऑन द क्वालिटेटिव रिसर्च टॉपिक एंड कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ जी, यस स्क्रीन मैम। शेयर हो रही है। ओके, चले यस हम मैम। हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी, द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। इसकी स्लाइड्स मैंने मॉल्यूम पे अपलोड की है या नहीं की? किसी ने चेक मैम की? आई डोंट थिंक आपने किए, क्योंकि आज मैं वो देख रही थी असाइनमेंट बनाई थी। मेरे ख्याल में की है। पिछले किसी उसमें देखो, किसी पिछले वीक में तो नहीं की हुई। अगर किसी पिछले वीक में भी मैं कोई चीज़ ऐड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है? मैम नोटिफिकेशन नहीं आता, सर्च करते हैं तो। अच्छा, मैनुअली चेक करना पड़ता है। ओके ओके, चलो मैं देख लूँगी। अगर नहीं हुई भी तो आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। वैसे मुझे लगता है मैंने की थी। बहरहाल चलें, आज जो लोग नहीं भी आए हुए वो भी ज़रा आ जाएं, क्योंकि आज क्विज़ होगा एंड ऑफ द क्लास, तो अवेलेबल रहें सब लोग, क्योंकि आपके मार्क्स एंटर करने हैं क्विज़ सेक्शन में। जो असेसमेंट शीट है ना, उसको भी तो भरना है ना, क्या किया जाए। चलें जी, मूव ऑन करते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का हमने डिफरेंस देखा था, एंड मेजॉरिटी केसेस में हमें जो है समझ आ गया था फ़र्क। जी अपलोड हुई विकास, नहीं है हुई हुई है? स्लाइड। ओके, एक डिफरेंस जब हमने इनमें देखा तो फिर हमने लास्ट में ये देखा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मेजरली 4 तरह के होते हैं: फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड केस स्टडी। फिनोमिनोलॉजी में हमने देखा था कि किसी भी सिचुएशन या इवेंट से रिलेटेड जब भी कोई फिनोमेना डिस्कस किया जाए तो फिर उसे फिनोमिनोलॉजी कहते हैं, जिसमें ये होता है कि हम कोई भी ऐसा गैप, कोई भी ऐसा फिनोमेना एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में जो है ना एक सॉर्ट ऑफ न्यू नॉलेज या अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एथनोग्राफी कर लिया था हमने, मेरे ख्याल में ये कर लिया था। इट इज़ एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग वगैरह। यस मैम। एथनोग्राफी वाज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द कल्चर, ठीक है। इसी तरह एथनोग्राफी के बाद हम ग्राउंडेड थ्योरी पे आई गेस थे। ओके, ग्राउंडेड थ्योरी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा हमने पहले जिस तरह से रिसर्च स्टार्ट की और साथ हम थ्योरी के बारे में पढ़ते आए, देखते भी आए, साथ साथ मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बारे में हम बात करते रहे। सो सिमिलरली हमने ये चीज़ ज़रूर वहाँ पे एक्सप्रेस की थी कि रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें हम ज़्यादातर करते हैं, उसमें हम बिल्ट इन थ्योरीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड या एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं उनकी लाइट में अपने फिनोमेना को एक्सप्लेन या एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच है। सिमिलरली ग्राउंडेड थ्योरी जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है, इसमें आप इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। जब हम डिडक्टिव एंड इंडक्टिव शुरू में देख रहे थे, हॉलमार्क्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि इंडक्टिव थ्योरी डेवलपमेंट होती है और डिडक्टिव जो है वो थ्योरी टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। सो ग्राउंडेड थ्योरी बेसिकली ऐसी रिसर्च होती है कि जिसमें हम स्टार्ट से किसी भी फिनोमेना को स्टडी करके लाते हैं, उसमें जितना भी नेसेंट जो है नॉलेज यानी न्यू जितनी भी उसमें चीज़ें मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, एंड बाय एक्सप्लोरिंग दोज न्यू थिंग्स वी हैव टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट where we can explain different variables of a phenomena together, and we can establish how these variables are related. So why and how some variables are related is basically a theory, ठीक है ना, कि 3-4 वेरिएबल्स हमारे पास कोई हैं, उनका आपस में एक ओवरऑल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, कौन सा उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे वर्क करता है, कौन सा डिपेंडेंट के तौर पे वर्क कर सकता है, इसी तरह उसमें मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग मैकेनिज्म्स कौन से हो सकते हैं। जब आप पूरा उसमें एक बैकग्राउंड नॉलेज फाइंड करते हैं तो फिर उसकी बेस के ऊपर आप एक थ्योरी डेवलप कर लेते हैं।
अब यहाँ पे बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर या क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बेसिकली ऐसे होता है कि आप स्टार्टिंग से ही ना अपनी जो रफली अगर आपको बताऊं आसान वर्ड्स में, कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि मैंने ना इसको वाई वाले और हाउ वाले कंसेप्ट में लेना है, तो डिटेल्ड डाटा मैं इसके ऊपर जो है वो गैदर करूंगा इन डेप्थ, एंड आई हैव टू इंटरेक्ट विद द रियलिटी फिनोमिनोलॉजी जो है हमारी। सो उसमें अप्रोच क्या फॉलो होती है कि आप इंटरव्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में उस दिन देख रही थी, उसमें था कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स का में कैसा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर एक स्टडी की हुई थी, ठीक है। सो उसमें अब उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, ठीक है, मुख्तलिफ स्टूडेंट से इंटरव्यूज़ करके, और फिर वो देखते हैं कि हाउ इज़ द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है। अब उस एनवायरनमेंट के रेलिवेंट आप वेरियस क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि अगेन वी हैव टू गो इन द लिटरेचर में देखेंगे कि किसी भी जगह की एनवायरनमेंट को असेस करने के लिए या स्टडी करने के लिए हमें किस तरह के सवालों की ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट होता क्या है, उसमें कौन कौन से डायमेंशंस होती हैं, कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली सर्च करते हैं एंड उन्हीं पिछली स्टडीज़ को बेस बना के अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मेक करते हैं। अब वंस अगर आपने क्वेश्चंस बना लिए और आपने उसके ऊपर जो है अपने रिस्पोंडेंट से, जो इंटरव्यूई है जिससे आप इंटरव्यू करते हैं, उससे डाटा लेते हैं, तो बाकायदा वो वर्ड्स में आपको डाटा दे रहा होगा। अब जो वर्ड्स होते हैं ना उसके, फॉर एग्जांपल 3-4 लाइनों का उसने इंटरव्यू दिया और किसी एक चीज़ के बारे में ना उसने अपनी राय का इजहार किया कि मैं तो इसके बारे में ऐसा फील करता हूँ, या यहाँ पे ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। सो लिटरली जो उसके वर्ड्स होते हैं ना उस पर्सन के, वो इंटरव्यू के वर्ड्स सेम एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स की फॉर्म में क्वालिटेटिव रिसर्चर अपनी स्टडी के अंदर डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि प्लेजरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग सभी उससे वाकिफ़ हैं। प्लेजरिज्म में होता है कि हमने कॉपी मटेरियल कितना अपनी रिसर्च में यूज़ किया। सो जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ें लिखते हैं तो उसके अंदर जो है नहीं जा रही होती, लाइक प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर उसको नहीं रीड करता। इसीलिए नहीं रीड करता क्योंकि वो ऑलरेडी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं और वो कोटेड होती हैं, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ये किसी की कोटेशन है। सिमिलर इज द केस फॉर द इंटरव्यू मटेरियल। जो आप इंटरव्यू के जरिए क्वेश्चन के एंड में जो कुछ आप निकालेंगे, आंसर लेंगे, वो सेम आंसर जो है या जो पर्सन देगा वो एज इट इज़ आप लिख देंगे, फिर नेक्स्ट रेस्पोंडेंट का जो आंसर होगा वो भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो उनमें से जितने जितने नए वेरिएबल्स इमर्ज होते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कहेगा यहाँ की एनवायरनमेंट में डिस्करेजमेंट बहुत है जी, कोई कहेगा जी यहाँ की एनवायरनमेंट में जो है वो लेग पुलिंग है, कोई कहेगा यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स बहुत है, कोई कहेगा यहाँ पे जो है स्पोर्ट नहीं हमें किया जाता, कोई कहेगा कि हमारी वेल बीइंग को नहीं देखा जाता। मतलब अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में को पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो ये जितने वेरिएबल्स आपके सामने आते रहेंगे, इमर्ज होते रहेंगे, जो डाटा आप इंटरव्यूज़ के ज़रिए लेंगे, उनके थीम्स बनते जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चर कहता है कि वो थीम्स हैं, फिर वो इन थीम्स को जो है एनालाइज करता है। उसका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, मोस्ट कॉमन इज़ NVivo, 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 QSR NVivo एक सॉफ्टवेयर होता है इसका। तो उसमें जो है ना आप वो इंटरव्यूज़ वाला सारा जो वो होता है डाटा, आप वो एंटर करते हैं, तो आप उसमें उसे कमांड देते हैं कि आप इसमें से मुझे थीम्स निकाल दो, यानी वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं, कॉमन है बहुत सारे लोगों में। फॉर एग्जांपल हमने 10 लोगों का इंटरव्यू किया तो 4 लोगों ने कहा कि यहाँ बड़े पॉलिटिक्स हैं, तो पॉलिटिक्स एक थीम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी और ने कहा कि यहाँ पे स्पोर्ट नहीं है, तो 2-3 और लोगों ने भी इसी तरह से कहा, तो मेजर थीम्स एंड माइनर थीम्स उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं, एंड फिर आप उनकी बेसिस के ऊपर जो है आगे अपना एनालिसिस रन करते हैं। इसमें एनालिसिस क्वालिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस ऐसे नहीं होता डिजिट्स की या नंबर्स की फॉर्म में, वो मियर वर्ड्स ही होते हैं, एंड तक जो है वो वर्ड्स में ही होंगे। इस एक्टिविटी के बाद इसके PPTs के बाद हम एक क्वालिटेटिव स्टडी भी देखेंगे ताकि आपको उसकी भी समझ हो और आप उसको देख के फॉलो कर सकें कि किस तरह से क्वालिटेटिव राइटर जो है वो लिख के लेके जाता है चीज़ें। Okay, so the main feature of the grounded theory is the development of the new theory through the collection and analysis of the data about a phenomenon. ठीक है, तो आप किसी भी यहाँ पे डाटा एनालिसिस से मुराद है थीम्स जनरेट करना और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, एंड देन उनके आपस में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना. So it goes beyond the phenomenology, as the explanation are generally new knowledge
एंड आर यूज टू डेवलप थ्योरीज, ठीक है ना। फिनोमिनोलॉजी तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है ना, कि आप रियलिटी के साथ यू जस्ट हैव टू गो टू इंटरेक्ट, and then after interaction you will get the knowledge about your reality or your surroundings. But in this case it is going beyond. You are not only interacting with your environment like phenomenology, but you are also on the basis of this reality you are going to develop a new knowledge. So जो knowledge creation का concept है ना, वो basically grounded theory के से start होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो focus इसमें इस्तेमाल होता है। So there are many data collection techniques here, like for example literature review, that is an obvious part, चाहे qualitative research है या चाहे quantitative है, you have to do an extensive literature review। मतलब आप maximum sources को search कर लें अपने फिनोमेना से रिलेटेड, चाहे उस पर अगर वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, यानी जिस तरह हमने कहा था कि कोविड एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी था शुरू में, तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी भी है, फिर भी आप उसके बैक एंड पे anything that can be related to your phenomena should be the part of your literature. Then next is documentary analysis. Documentary analysis में इस तरह से होता है कि already जो existing documents हैं, for example हमने कोविड के बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम शुरू में देखेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट्स हैं, वो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे। इसी तरह कोई सेंसस है, वो रिपोर्ट वो होंगे। इसी तरह कोई किसी हॉस्पिटल की या किसी उस जगह की न्यूज़ लेटर है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं हम अपनी रिसर्च में। उन सबको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट एनालिसिस, यानी हम उन सारे सोर्सेज को सर्च करेंगे जो कि पब्लिश्ड भी हो सकते हैं और नॉन पब्लिश्ड भी। सो लिटरेचर में स्कॉलरली आर्टिकल, पब्लिश्ड मटेरियल काउंट होता है, और डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में it can be published, it can be unpublished, but it will not be scholarly. Like वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है ना, वो किसी रिसर्चर इस तरह से नहीं होगी कि किसी रिसर्चर ने पब्लिश करने के लिए वो रिलीज की हुई है, वो उनके प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में होगी, एकेडमिक उसका जो है ना टच नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस और लिटरेचर में ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने मेंटेन रखना है। देन इंटरव्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप लिटरेचर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद जो है फील्ड में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डॉक्यूमेंट या लिटरेचर नहीं बताता। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे हम काम करें, तो थ्योरी में भी वो लिटरेचर में भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, देन कोई हमें डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ मोटिवेशन इन कॉलेज टीचर्स, ठीक है, कॉलेज लेवल टीचर्स। सो अब हम लेवल ऑफ मोटिवेशन लिटरेचर से तो हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस से भी मिल सकता है, लेकिन जब तक हम खुद जाके टीचर का इंटरव्यू नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। सो इन डेप्थ एनालिसिस जो है ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर की प्रायोरिटी होती है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी इसी तरह से कि आप खुद चले जाएं वहाँ पे, और ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ये जस्ट उसका एक ओवरव्यू है, अदरवाइज इसकी पूरी पूरी बुक्स हैं। अगर कोई पर्सन विलिंग हुआ तो मुझे बाद में आपने कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको जो है इसकी कोई बुक चीज़ शेयर कर दूंगी ऐसी जो आपके काम आए। सो जी कासिम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी सैयद कासिम गनी जी। जी ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ। ओके, गुड क्वेश्चन बाय कासिम। वो ये है कि क्या ज़रूरी है कि हम ग्राउंडेड थ्योरी कर रहे हों और इंडक्टिव अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल हो या ना। देखिए, जिस तरह मैंने भी पीछे अपनी लेक्चर में ये कोट किया है कि लिटरेचर बेस्ट पॉसिबल जितना आप अटेंड कर सकें, ठीक है। ओके, दो हमारे पास थ्योरी है मैनेजमेंट की, इसको इस एग्जाम्पल से समझ लें कासिम। हमारे पास दो मैनेजमेंट की थ्योरी है, एक है थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन, किसी ने नाम सुना? थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन? नहीं? नो मैम। आप अपने पास ओके, ये आप अपने पास नोट कर लें, जिस थ्योरी का नाम मैंने बताया, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन। फिशबीन, फिशबीन इसका राइटर था,
और तकरीबन 1950s में ये थ्योरी आई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि भाई सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड एटीट्यूड दोनों मिलके जो है ना किसी भी पर्सन की इंटेंशन बनाते हैं, और वो इंटेंशन किसी भी बिहेवियर को लीड करती है। समझ आ रही है? सब्जेक्टिव नॉर्म और दूसरा क्या बताया, एटीट्यूड। एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म, ये दोनों चीज़ें मिलकर, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दोनों मिलकर इंटेंशन बनाते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इंटेंशन फिर आगे बिहेवियर को लीड करती है, यानी हर बिहेवियर के पीछे हमारा एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म और इंटेंशन मौजूद होता है, ठीक है। मॉडल ज़हन में बन गया सबके, वो जो एरोज वाला होता है? जी मैम। Then बन गया, गुड, ओके। तो ये इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन, तो ये 1950s में आई थी। अब ये भी ग्राउंडेड थ्योरी के जरिए ही आई होगी। अब बैक एंड पे इसने जब लिटरेचर किया होगा तो इसने देखा होगा कि इंटेंशन को बनाने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, या बिहेवियर के रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो जहाँ जहाँ से इसको उसके रेलेवेंट कोई ना कोई मटेरियल मिला होगा, उन कंसेप्ट को समझ के, उन रिसर्चेस को कोट करके इसने अपना लिटरेचर किया। अगर आप ये थ्योरी पढ़ें, अभी भी गूगल स्कॉलर पे पेपर पढ़ा होगा ये, अगर एंड पे टाइम हुआ तो मुझे याद कराइएगा, मैं आपको वहाँ से खोल के दिखा दूँगी। 1950s के जो पेपर है ना वो स्कॉलर पे मौजूद है, उससे पिछले ज़रा थोड़े नहीं अवेलेबल, जो टाइपराइटर के दौर के हैं ना वो भी मौजूद हैं काफ़ी सारे। सो अब ये उस वक्त 1950s में ये थ्योरी आई। अब जो क्वेश्चन ये है कि इसी की एक नई फॉर्म है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, वो 1971 में आई है, 20 साल तकरीबन 20-25 साल के अरसे के बाद। अब थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एड्सन एक नया साइंटिस्ट था, उसने बनाई, सोशियोलॉजिस्ट था वो, और उसने कहा कि सब्जेक्टिव नॉर्म, एटीट्यूड मिलकर इंटेंशन बनाते हैं, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी होनी ज़रूरी है, और वो है बिहेवियरल कंट्रोल, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। यानी आप जो बिहेवियर करना चाहते हैं, क्या उस पर कादिर भी हैं, वो बिहेवियर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। एटीट्यूड बेशक हो, नॉर्म भी है, सोशल नॉर्म भी है, लेकिन आप एक काम करने पे है उसके काबिल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसका इरादा कैसे कर सकते हैं। तो उसने ये चीज़ उसमें ऐड की, मेकिंग बाय डूइंग दिस ग्राउंडेड थ्योरी बट बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन, ठीक है, जो कि सिमिलर थी, सेम ये नहीं थी, सिमिलर थी, लेकिन उसकी बेस के ऊपर इसने अपनी ग्राउंडेड थ्योरी करके एक नई थ्योरी पेश की। अभी जो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का हाल कर रहे हैं रिसर्चर्स, मतलब हाल इन द सेंस दे आर एक्सटेंसिवली यूजिंग इट इन मैनी, कोई भी बिहेवियर का जहाँ भी ताल्लुक है ना, चाहे वो साइकोलॉजी में है, चाहे सोशल साइंस में है, चाहे मैनेजमेंट में है, साइकोलॉजी में है, कहीं भी आता है जहाँ बिहेवियर का वर्ड, बेदरेग इस्तेमाल है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का। तो वेरी मच एस्टेब्लिश्ड, वेल नोन एंड यू कैन से पॉपुलर थ्योरी है ये। सो कासिम, आई गेस कि थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन वाले ने भी बिहेवियर, इंटेंशन और इन चीज़ों को स्टडी करके फिर रिलेशनशिप्स बताए होंगे बाय ग्राउंडेड थ्योरी, एंड देन उस थ्योरी की मॉडिफिकेशन जिस पर्सन ने की, उसने भी ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच टाइप फॉलो किया होगा, क्वालिटेटिव वर्क किया होगा, और अपना एक नया कंसेप्ट उसके अंदर लॉन्च कर दिया होगा बेस्ड अपॉन द प्रीवियस लिटरेचर। सो बेस्ट पॉसिबल लिटरेचर जो है ना आप ज़रूर सर्च करें। बहुत ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जिस तरह कोरोना की हमने बात की थी कि वो एक्सप्लोरेटरी है, तो जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक्सप्लोरेटरी चीज़ है, वो तो एक एग्जाम्पल है ना, बाकी और चीज़ें भी हो सकती हैं इस तरह की न्यू चीज़ें, नॉवल, जो कभी किसी ने देखी ना सुनी हो। सो उस पर भी अगर देखें, जैसे वायरस, कोरोना एक वायरस है, तो अब उसके बैक एंड पे जो लिटरेचर है ना, मुख्तलिफ वायरसेस का लिटरेचर तो कासिम हमारे पास मौजूद है ना, मुख्तलिफ तरह के मोजी HIV वायरस का है, कोई और, जिस तरह ये HBC वगैरह जो होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस वगैरह, इस तरह TB के वायरस वगैरह है, कॉलरा वायरस है। तो मुख्तलिफ वायरसेस के ऊपर हमारा एक बैकग्राउंड लिटरेचर मौजूद है, तो हम उन्हीं के साथ बेस बना के हम कह सकते हैं, बिकॉज वो भी इस तरह से करते थे और उनके अंदर भी यही वाले केमिकल थे, तो उन्होंने यूं किया। तो मेरा जो ये वायरस है कोरोना, इसके अंदर भी वही चीज़ें हो सकती हैं। गेटिंग? जी, 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 जी। जी, 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 जी। तो बेसिक बात ये है कि हमें कोई ना कोई जो है वो सिरा तो उस रिसर्च के लिए चाहिए ना, तो वो हमें लिटरेचर से कहीं न कहीं
मिल जाता है। जो अप्लाइड रिसर्चेज है ना, जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसर्च करते हैं, अभी जो प्रॉब्लम है, विकास में कंप्लीट कर लूँ फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ। सो हम ये करते हैं कि अप्लाइड में जो बेसिक अभी इशू मौजूद होता है उसके ऊपर जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो फिर उसके बारे में भी हम लिटरेचर करेंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, इंटरव्यूज़ भी करेंगे। तो हमें मिल मिला के इन सारे डाटा सोर्सेज से जिस तरह एक क्वेश्चन कासिम ने ये भी किया कि ये चारों ज़रूरी हैं या कोई भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी। ठीक है ना। समटाइम्स ऐसे है कि डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट के एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि क्या आप कर रहे हैं। समटाइम्स ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है, समटाइम इंटरव्यू भी ज़रूरी है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन। अगेन क्लास फिर स्टार्ट करते हैं और फिर वकास का क्वेश्चन लेते हैं। जी वकास, आई गेस कासिम यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर दैट आई हैव गिवन यू। चले क्लियर हो गया तो गुड है। जी वकास, क्या पूछना चाह रहे थे आप? इसमें थोड़ा सा जस्ट अपनी क्लैरिटी के लिए ऐड करना चाह रहा था कि बेसिकली जो थ्योरी ऑफ प्रेजेंट एक्शन है उसमें बात की गई है प्रिडिक्टिव नॉर्म्स एंड जो एटीट्यूड्स है उनकी बात की गई है कि वो जो है वो लीड करते हैं आपकी इंटेंशन और फर्दर जो है वो आपका बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट होता है। तो जो नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद उसमें ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें तो होती हैं लेकिन आपका जो है वो बिहेवियरल कंट्रोल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ हमें समझने में मिल रही है कि बेसिकली जो जिस रिसर्चर का जितना जो है वो डाटा कलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो जितना एक्सटेंसिव होगा, जितना वो उसकी वाइड रेंज होगी, उतना ज़्यादा जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगा और फर्दर जो एस्पेक्ट पिछली किसी रिसर्च में मिसिंग हो गए उसको ओवरकम करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मेरे ख्याल में इस थ्योरी के बाद कोई मैम ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि जिसमें इस थ्योरी में भी फर्दर जो है वो इन्हांसमेंट हुई हो और उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको फर्दर जो है वो ऐड किया गया हो। वेरी गुड क्वेश्चन वकास। बिल्कुल जो थ्योरी में चेंजेस की बात है ना, वो कॉन्टीन्यूसली हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें कई मॉडरेटर्स इन्वॉल्व किए जा चुके हैं, कई मीडिएटर्स इन्वॉल्व किए जा चुके हैं। जो टॉप टीयर जर्नल्स हैं ना, उनमें ये जिस तरह ब्रेक थ्रू चेंज होता है ना थ्योरी में, एक यू कैन से रिमार्केबल चेंज, मेजर चेंज होता है, वो टॉप टीयर जर्नल्स की रिसर्चेस के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ होता है। हाँ, वो बाकायदा एक नई थ्योरी के तौर पर उसका आ जाना, यानी थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर का एक नई थ्योरी में चेंज हो जाना, बिल्कुल ही टोटली जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाए, पॉपुलर हो जाए, वो अभी तक नहीं है। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं, लेकिन उस तरह नहीं होगी। जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि जितनी वाइड रेंज ऑफ डाटा कलेक्शन किसी की होगी उतनी होगी, इट डिपेंड्स लाइक हो सकता है कि परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो बिहेवियरल कंट्रोल पे हो सकता है कि फिश बीन के टाइम पे इस पे इतना ज़्यादा लिटरेचर ही ना अवेलेबल हो, तो उसके लिटरेचर के मुताबिक उसने बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिया। सो 1971 में जो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर आई, इसने अपने बेस्ट पॉसिबल लिटरेचर के ऊपर एक एडिशन किया। तो हो सकता है कि ये 10-20 साल जितने गुजरे इसमें बिहेवियरल कंट्रोल के ऊपर कुछ स्टडीज़ आई हों, जिस वजह से इसने इसको इंटेंशन के साथ रिलेट किया और थोड़ा इस एंगल से देखा कि हाँ ये भी होना ज़रूरी है। सो इस तरह से हम इसको देखेंगे। ये नहीं है कि जिसने जितना ज़्यादा डेटा लिया, जितना ज़्यादा डेटा नहीं, डेटा हो रेलेवेंट हो। ज़्यादा तो अब अगर एक चीज़ पे आप ले लेंगे तो वो क्वेश्चन को आंसर ना कर रहा हो तो वो डेटा यूजफुल नहीं होगा। जो रेलेवेंट डेटा है, जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रेलेवेंट हो, आप करना क्या चाहते हैं उससे रेलेवेंट है, तो बस फिर दैट इज ओके कंप्लीट। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं छोड़नी, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक चलना। जी कासिम। यस मैम।
बिल्कुल ठीक। हाँ, आई गेस क्लियर हो गया होगा अवकाश। मैंने तो बताया यस ही मैम, बताया, अवकाश में भी साथ ऐड कर दिया। चले, यस मैम, सो बात ये थैंक कि यू। टारगेट को अचीव करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, वो हम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। चलिए अब ग्राउंडेड थ्योरी में नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारे लिए अवेलेबल है। द की फीचर ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी इज कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, साइमल्टेनियस कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वर्ड यहाँ पे बाकी रिसर्च जो क्वांटिटेटिव वगैरह ना, उनमें हम क्या करते हैं कि पहले डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में ऐसा नहीं है, आप साथ साथ एनालाइज करते हैं डाटा को। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं मिली एनालिसिस में, वो चीज़ नहीं आ रही, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को नहीं एड्रेस करी, प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस करी, यू गो बैक एंड कलेक्ट द डाटा अगेन। सो बैक एंड फोर्थ आप डाटा और डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस दोनों पे जो है ना बैक एंड फोर्थ चलते रहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर, तभी जाके कोई एक नई चीज़ बनती है ना। ज़ाहिर है हिट एंड ट्रायल वाली जो चीज़ है ना, जिसे हम कॉमनली कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल है, बेसिकली दैट हैपन्स इन द ग्राउंडेड थ्योरी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं केस स्टडी पर। केस स्टडी वैसे बड़ी कॉमन है, लेकिन एक तरीके से ये थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये ज़रा अप्लाइड सेंस में ली जाती है केस स्टडी। सो इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ, दोनों हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना केस स्टडीज़ वो क्वालिटेटिव के तौर पे ज़्यादा ली जाती हैं, क्योंकि पर्टिकुलर केस को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि कई ऐसे डाटा पॉइंट्स होते हैं जो वाया क्वांटिटेटिव मेथड नहीं लिए जा सकते। फॉर एग्जांपल, उस सिचुएशन से रेलेवेंट जो एक्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज, इसी तरह डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इसी तरह ऑब्जर्वेशंस। सो डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज आर बेसिकली पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। सो ये भी एक फैक्टर है। सो इन डेप्थ एनालिसिस जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी यूनिट का इन डिटेल करते हैं, तो वो हमारा एक केस स्टडी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह एक केस स्टडी मैं कल पढ़ रही थी, दैट इज़ अबाउट बर्मा। तो बर्मा का जो एक आई गेस कैपिटल है म्यांमार, वहाँ का एक छोटी सी बिजनेस इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो उनका था कि वो जो है डूबने के सिचुएशन में आया हुआ है, बिकॉज उसके पास फाइनेंसेस नहीं है। सो उस वो किस तरह से जो है ना अपने फाइनेंसेस बेहतर कर सकते हैं और किस स्ट्रेटजी के ज़रिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी कर सकता है। सो जाहिर है अब इसमें कुछ चीज़ें लिटरेचर से हमें फाइंड होंगी कि हाँ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वापस अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। सेकंड, उस जहाँ पे वो कंपनी या वो जगह फर्म ऑपरेट कर रही है, उसका मैक्रो एंड माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट क्या है, दोनों सूरतों में कॉम्पिटिटर्स उसके क्या हैं, ठीक है, उसके पास इन्वेस्टर्स कौन से हैं, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे हम उसको कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आप जो है इन चीज़ों को अप्लाई करके, रिसर्च ये कहती है, लिटरेचर ये कहता है, लेकिन आपकी सिचुएशन जो है, अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं, फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो उससे भी जाहिर है कि आपकी सेल्स भी डिक्रीज्ड हैं, आपके प्रोग्राम्स भी नहीं चल रहे, आपके पास एनरोलमेंट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट साइड पे अगर देखें तो आपके इन्वेस्टर्स इंटरव्यू करते हैं तो ये कह रहा है कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉल। सो इन दैट केस, इस तरह की में जब आ जाए सिचुएशन, सो उसके अंदर जो है ना इन डेप्थ एनालिसिस हम कहेंगे, तो वो एक केस स्टडी हो जाएगी। तो अब उसमें जो हम रिकमेंडेशंस देंगे, ज़ाहिर है वो वर्ड्स की फॉर्म में होंगी। डाटा एनालिसिस बहुत भी होगा तो फिगर्स की फॉर्म में हो जाएगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिछले साल थे या इतनी सेल्स पिछले साल थी, प्रोजेक्शंस दिखा देंगे, जिसे हम कहते हैं ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो हम दे देंगे। लेकिन एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डाटा या जो हम SPSS पे इस तरह से करते हैं, वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन डेप्थ देख रहे हैं। Similarly, it is also used to describe an entity that forms a single unit, such as a person, organization or an institution. So case study में person भी हो सकता है, जिस तरह patients होते हैं। तो अगर किसी ने नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल्स के ऊपर देखा हो, तो एक प्रोग्राम लगता था जिसमें डिफरेंट तरह की डिजीज़ वाले लोग दिखाए जाते हैं। कोई डवार्फ है तो वो दिखाया जाता है, मुख्तलिफ तरह की जो है ऐसे लोग हैं जिनको यूनिक बीमारियां, उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री उन पे बनी हुई होती है। सो बेसिकली जो पर्सन उन पे वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है ना, उसने उनके ऊपर केस स्टडी की हुई होती है उस पर्सन के ऊपर। इसी तरह जैसे वो एक पर्सन है जिसकी दोनों आर्म्स भी नहीं है और दोनों लेग्स भी नहीं है,
उसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें तो उसने इतने ज़बरदस्त तरीके से उसकी केस स्टडी को फॉलो किया हुआ है कि एक एक चीज़ उसने उस तरह से एक्सप्लेन किया, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट एनालिसिस हुए हुए हैं, लिटरेचर से बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ऐसे लोग हिस्ट्री में कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, फिर सिमिलर तरह के लोगों को क्या चैलेंजेस हैं और इसको क्या चैलेंजेस हैं। मतलब एक ओवरऑल यू कैन से कि एक मिक्स्ड बट इन डेप्थ। जी आकाश। मैम केस स्टडी जो होता है ये भी एक रिसर्च के जरिए से डेवलप की जाती है ना, मतलब जिस जी बंदे ने आकाश, केस स्टडी पढ़ा है। आकाश रिसर्च में ही हम कर रहे हैं, ये रिसर्च का ही एक टॉपिक है केस नहीं स्टडी, जी मैम, टाइप ये ऑफ रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च का है ना, जी क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है ना। लेकिन आप जिस तरह कह रही हैं, आप जिस तरह डॉक्यूमेंट्री है ड्वार्फ पे, तो उसके ऊपर केस स्टडी उसे जो रिसर्चर है जो फर्दर उसे केस स्टडी को पढ़ रहा है, तो केस स्टडी भी तो किसी रिसर्चर ने डेवलप की होनी है ना। बिल्कुल। सो केस स्टडी जो है ना बेसिकली, यानी जो नाम है ना केस स्टडी का, या ये केस टू स्टडी है या ग्राउंडेड थ्योरी है, अब क्वालिटेटिव के अपने रिसर्चर हैं। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपसे ये चीज़ कोट की थी कि इनको भी इन मेथड्स के लिए भी पब्लिकेशंस होती हैं। यानी केस स्टडी मेथड अच्छा है या ग्राउंडेड थ्योरी मेथड अच्छा है? केस स्टडी मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया है, ग्राउंडेड थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया है, देन इनमें क्या फ़र्क है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, कौन सी कब अप्लाई होगी, इन पे भी अलग से रिसर्च बिल्कुल की जाती है आकाश। और रिसर्चर इस पे बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब जो बड़े लेवल के रिसर्चर्स होते हैं, बड़े लेवल इन द सेंस के ज़रा प्रोफेसर लेवल पे जो चले जाते हैं मेजॉरिटी, वो वहाँ जाके फिर वो इन छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते। सो ये रिसर्च जो है ना एक थर्स्ट की तरह इंसान के साथ चिपक जाती है। हमें भी ये बीमारी है, तो आई फील कि ये एक थर्स्ट की तरह लग जाती है। जो रिसर्चर बन जाए ना तो वो सेटिस्फाई नहीं रहता, उसका दिल होता है अब इससे नगला जो काम करूं वो इससे ज़्यादा मुश्किल, कॉम्प्लेक्स और क्यूरियस हो, जिसमें मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो। तो वो एक जब उस लेवल पे पहुंचते हैं ना तो वो फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, थ्योरीज को, वो फिर कहते हैं मेथड के ऊपर। इसी तरह SPSS है, इस मेथड को नहीं फॉलो करना जी, वो कहेंगे जी हम एक नया सॉफ्टवेयर लाएंगे जी जो एनालाइज कर सके। इसी तरह जी एनालिसिस का ये तरीका ठीक नहीं है, एनालिसिस का दूसरा साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद है। अगर आप सिंपल गूगल स्कॉलर में SPSS लिखे ना तो उसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिक्स, उसके एडवांटेजेस, यू कैन से के उसके फॉर एंड अगेंस्ट यू विल सी मच लिटरेचर। आई गेस यही क्वेश्चन था आकाश का। जी मैम, बस यही था, मैं क्लियर हो गया मैम, थैंक तो यू। बस ये रिसर्च के जो मेथड्स बनाने वाले हैं ना वो बड़े अपर लेवल के रिसर्चर्स होते हैं जो मेथड पे काम करते हैं। इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप वाले हैं वो भी ज़रा एक स्टेप अच्छे होते हैं। तो जो हम जैसे छोटे रिसर्चर होते हैं वो अभी तक वेरिएबल्स के ऊपर ही जो है ना वो यू कैन से कि उनकी फाइट अभी वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पे ही हो रही होती है। उससे स्टेप हाई होना डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी, क्योंकि उस पे बड़ी जान मारनी पड़ती है, इन द सेंस कि ये चीज़ें डेवलप करने के लिए बड़ी एक्सटेंडेड टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस स्टडी की वो क्या होती है? बेसिकली इलस्ट्रेशन ऑफ एन इवेंट वर्सेस एनालिसिस ऑफ सोशल सिचुएशन ओवर टाइम। सो एक तो ये चीज़ है कि केस स्टडी को प्रॉपरली, यानी उस केस को प्रॉपरली इलस्ट्रेट करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, अपने सामने रखना कि वो है क्या चीज़, उसको अंडरस्टैंड करना। देन फिर उस सिचुएशन में जिसमें वो हम केस को स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना कि विद टाइम जो है इस सिचुएशन पे अब ये केस मौजूद है तो किन किन जो है चीज़ों के ऊपर ये बेस कर रहा है। So as a research design, what it offers is rich and in-depth information which is not usually offered by other methods. ठीक है ना? तो केस स्टडी जो है ना मोस्ट इन डेप्थ, अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट डिटेल्ड स्टडी कौन सी होती है, रिसर्च का कौन सा मेथड है, तो वो केस स्टडी है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस पे है, एक नैरो केस पे, और एक डिटेल इन डेप्थ जितना जितना वो उस पर डिग करता रहेगा रिसर्चर उतना उतना वो डेटा उस पर गेन करता रहता है। तो केस स्टडी जो ना हमारी सबसे ज़्यादा इन डेप्थ होती है। Then it is a versatile method and employs or all methods of the data collection. इसमें तकरीबन सारे methods ही, इस तरह पीछे भी हमने कोट किया था ग्राउंडेड थ्योरी में, तो हम केस से रिलेटेड जितनी हमारे पास मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो हम सारे करेंगे। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन का लफ्ज़ हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ईजी भी है सबके लिए। तो अगर हमने ये देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन का लेवल कम हो गया, क्यों? अब क्यों के लिए पहले तो मैं लिटरेचर में जाऊंगी, लिटरेचर बताएगा कि मोटिवेशन लेवल क्यों कम हो जाता है, मेरे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ही क्यों कम हो जाता है, मेरे
इलाके में क्यों कम हो जाता है, मेरी इंडस्ट्री में क्यों कम हो जाता है। सो सिमिलर क्वेश्चंस मुझे लिटरेचर आंसर कर देगा। जो चीज़ें मुझे लिटरेचर से नहीं मिलेंगी, जो मेरी सिचुएशन से या मेरी पर्टिकुलर जो मेरी जो यूनिट है जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ उससे मिलनी है, मैं फिर उधर इंटरव्यूज़ करूँगी, मैं डॉक्यूमेंट एनालाइज करूँगी, मैं ऑब्जर्वेशन भी करूँगी। मतलब जो जो पॉसिबल मेथड है ना, वो केस स्टडी में अप्लाई रिसर्चर कर सकता है खुले दिल के साथ, जितना ज़्यादा वो करना चाहता है जो है ना खुशी से करे, लेकिन within the limits of the resources. So it can be used for different purposes. For example, development of the new services, organizational changes in planning, purchasing. अब ये कुछ examples हैं, purchasing or delivery of the health services, evaluation of a program, launching the new product, आप कह सकते हैं, developing a training program, checking the resource availability, usage of resources. मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिनके ऊपर भी आप केस स्टडी करना चाहें। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस तरह कासिम ने एक दफ़ा कोट किया था, अब कासिम का हैंड रेज हुआ है तो मेरे माइंड में आ गया कि कासिम ने एक दफ़ा कोट किया था कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ करते रहते हैं, तो ट्रेंड भी इसका देखते रहते हैं तो चीज़ों का, तो बेसिकली वो एक तरह की केस स्टडी ही होती है जो आप अपने उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। जी कासिम। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, एक ये इसकी एस्पेक्ट बिल्कुल है, अप्लाइड में है और ज़्यादा इसकी सेंस अप्लाइड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चाहे क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, अप्लाइड एंड बेसिक का अपना अपना जो है ना वो एक ब्यूटी है, वो उनकी अपनी अपनी एक मेरिट एंड डीमेरिट है। जिस तरह से जहाँ आपको केस स्टडी की ज़रूरत है आप वहाँ केस स्टडी करेंगे, जहाँ नहीं ज़रूरत एथनोग्राफी की ज़रूरत है आप वहाँ पे एथनोग्राफी कर लेंगे। सो अप्लाइड के सेंस में ज़्यादा केस स्टडी का जाता है। इसी तरह थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप देखें ना बेसिक रिसर्चर्स तो उन्होंने भी केस उठाए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देख लूँ कोविड मिटिगेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये अगर मैं टॉप रखूं और साथ में लिख दूं अ केस ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस तरह से कोविड को जो है वो मिटिगेट कर रही है, किन मेथड्स के जरिए कोशिश कर रही है कि इनके प्रीमिसेस में कोविड ना स्प्रेड हो। तो अब यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा अप्लाइड पोर्शन हो सकता है कि मैं इसमें क्वांटिटेटिव साइड ज़्यादा ले लूँ, सर्वे कर लूँ और सर्वे करके जो है फिर उसको रिपोर्ट कर लूँ, तो ये भी हो सकता है। हर दफ़ा जो है ये अप्लाइड नहीं भी हो सकता। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन कासिम, ठीक है। अब ये हो सकता है ना, जरा मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना थीसिस करना है, थीसिस करने खातिर मैं ये वाला जो टॉपिक मैंने भी बताया है कॉमन सा, अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये टॉपिक अब जो है उस तरह अप्लाइड में नहीं जाएगा मैं, क्योंकि इस पर बेसिक रिसर्च कर रही हूँ और बॉडी ऑफ नॉलेज में इंक्रीज करूँगी, साथ में बता दूंगी कि ये मिटिगेशन टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं जो कि रिफा यूज़ कर रही है, तो वो भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज में भी इंक्रीज हो जाएगा और इस केस को भी मैं एड्रेस कर दूंगी। So next moving is a critic is that case may not be representative of similar cases, ठीक है ना। So इसकी findings जो होती हैं वो जो generalizability होती है ना केस स्टडी की, वो बहुत ही समझे कि लिमिटेड होती है, यानी ना होने के बराबर। हमने साइंटिफिक रिसर्च का जो एक हॉल मार्क पढ़ा था वो था जर्नलाइजेबिलिटी, यानी सेम सेटिंग्स में जब आप इस रिसर्च को अप्लाई करें या इसको वहाँ पे जो है टेस्ट करें तो ये इसके सिमिलर रिजल्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं दूसरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी तरह आ जाए, तो केस स्टडी में ये चीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि केस स्टडी में हमारा ज़्यादातर फोकस जो है उस पर्टिकुलर केस पे होता है, तो एक जैसा सिनेरियो किसी दूसरी जगह पे होना बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही लिमिटेड। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो जिस तरह हम कहते हैं गवर्नमेंट लॉज इन्फोर्समेंट है, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, तो ये चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो
सिमिलर नहीं हो सकती। तो एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, कैन वी अप्लाई फाइंडिंग्स एल्सवेयर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द केस स्टडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं डाटा कलेक्शन के। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 to 1 इंटरेक्शन, यानी जिससे आपने डाटा लेना है आप खुद उसको मिलेंगे, खुद जाएंगे उसके पास, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के हाथ से क्वेश्चन है भेज दें और फिल होके आ जाए, तो वो यहाँ पे सीन क्वालिटेटिव में नहीं है। बेचारा क्वालिटेटिव रिसर्चर ना, मतलब दर दर की खाक छानता है तब जाके उसको डेटा मिलता है, ये बहुत मुश्किल। 7 से 8 साल की इसमें पीएचडी कई लोग करते हैं, बहुत जो इन डेप्थ करते हैं, 8 एक साल उनके आराम से लग जाते हैं, जिनमें 3-4 साल तो सिर्फ डेटा पे ही लग जाते हैं। तो जाहिर है उसी तरह से रिसोर्सेज का यूज़ भी होता है। आप एक एक बंदे से अपॉइंटमेंट बुक करें, फिर उससे इंटरव्यू लेने जाएं, तो इमेजिन करें कि आपकी क्या कंडीशन होगी। सो इसलिए हम जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्चर थोड़े खुश होते हैं कि चलें जी क्वेश्चन है तो दे वी हैव टेकन द डाटा एंड वी हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। सो देन इट इज इंटरेक्शन विद द ग्रुप, अगेन वही चीज़ है, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, इंटरव्यूज का तो मेरे ख्याल में सबको पता है क्या है, ऑब्जर्वेशन तो पता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का कोई आइडिया है किसी को? नोबडी? फोकस ग्रुप डिस्कशन, रेफरेंस ग्रुप का तो है, फोकस ग्रुप का है नहीं। फोकस ग्रुप एक ही चीज पे, एक ही टॉपिक पे फोकस रख के ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी एक चीज़ के ऊपर जो है ना एक ग्रुप से पूरे से जो है उनकी राय ले लेना और उस ग्रुप को फोकस कर लेना। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम रिसर्च करें तो उसके जो की मैनेजर्स हैं उनका एक ग्रुप ले लेना जिनकी कमांड है उस चीज़ के बारे में, या जो उस हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को ज़्यादा आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिक्स के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पॉलिटिक्स हैं, तो मैं उसका डेटा गेट से बैठे हुए, बाहर बैठे हुए गार्ड से ले रहा हूँ, तो क्या वो डाटा काम का होगा? वो तो बाहर ही बैठता है ना सारा दिन, तो वो तो अंदर होता ही नहीं है, उस एनवायरनमेंट का वो डायरेक्ट पार्ट नहीं होगा, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। रादर के जो पर्सन फ्रंट पे बैठा हुआ है जिस या एचआर मैनेजर है जिसकी हर वक्त सबके साथ डीलिंग है या हर वक्त सबके साथ आना जाना है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो फोकस ग्रुप का मतलब ये है कि वो पर्सन जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा एड्रेस कर सकते हैं और फिर वो ग्रुप की फॉर्म में हो, लाइक एक्सपर्ट ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मोस्ट जरा मैं कॉल रेलिवेंट। रिसीव करूं। Okay, so we have to go to those persons which are expert in that thing, तो उन्हें हम कह देते हैं कि फोकस ग्रुप है। हमने उनसे जो है ना डिस्कशन की, जिस तरह एक रिसर्चर जाए और उस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनसे उसका रिसर्च क्वेश्चन आंसर हो सकता है, उनकी एक मीटिंग कॉल कर ले, उनको इकट्ठा बिठा ले। जी, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, आई गेस सुमेरा थी। जी मैम, मैं ऐड कर रही थी कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस पर्सन को साथ जो है ना डिस्कशन करना। बिल्कुल ऐसे भी होता है। अब फोकस ग्रुप की एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो होती है हमारी, जो एकेडमिक काउंसिल्स होती है ना यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस वगैरह में, तो वो मिलके जब करिकुलम डेवलप करती हैं तो इसी तरह से होता है कि वो एक्सपर्ट्स मिलके जिनका सिमिलर बैकग्राउंड हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो उनके पास, तो उनको मिलाकर बिठाते हैं और फिर उनसे हम राय लेते हैं कि जी अब आप इस मसले का हल दें या इसके बारे में हमें मैक्सिमम नॉलेज दें। कासिम? हम्म हम्म
ठीक ठीक है, ओके। कासिम, इसमें ऐसे है कि जिस तरह हम बेंच मार्किंग करते हैं ना, बेंच मार्किंग में भी यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना एक कोई किसी भी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ना, इनोवेटिव सोल्यूशन, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रनर अप है या जो कि नॉन लीडर है, लीडर जो है ना उसको बेंच मार्क किया जाता है ना बेसिकली। सो उसमें आप जो है उसके मेथड्स और उसके असूलों पे ना अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो है ना जनरलाइजेबिलिटी का, वो मैंने बताया कि वो लिमिटेड है, ज़ीरो नहीं है, लिमिटेड मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको हम अप्लाई कर सकें। जहाँ कुछ चीज़ों को अप्लाई किया जा भी सकता है, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड नेचर में, जिस तरह आपने खुद भी एक्सप्लेन किया कि हम वो सॉर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जी जी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो कासिम नहीं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी एप्लीकेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो सेम दूसरे डिपार्टमेंट में एज इट इज़ अप्लाई नहीं हो सकती। बहुत कम उसकी जो है ना चांसेस है कि सेम, क्योंकि सिनेरियो चेंज है ना, बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पे हम ये मत भूलें कि यहाँ पे हम इंटरप्रेटिविज्म यानी फिनोमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंटरैक्शन। तो रिसर्चर ने एक एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके डेटा लिया हुआ है, दूसरी दूसरी सिचुएशन से उसने अभी तक इंटरैक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है जी। सना, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं? यस मैम, ये जो हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा के बात कर रहे हैं, इसमें इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब पढ़े हैं। बट एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल गूगल पे या इस तरह जो सर्चिंग डेटा है, वो इस तरह क्वालिटेटिव डेटा अफेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई वो नहीं इसमें कंसीडर कर रहे? सना जावेद, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसका आंसर जो ना हमारी एक बैक स्लाइड पे ठहरा बताती हूँ। ये ग्राउंडेड थ्योरी में नीचे जो है ना 4 मेथड्स फॉर एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यस मैम। जो ऑनलाइन, अब हमारा जो लिटरेचर है वो तो हमारे पास अब ऑनलाइन अवेलेबल है ना। ठीक है, यस मैम। आज के दौर में हम सबके पास इंटरनेट है। रिसर्चर इज एज्यूम्ड, रिसर्चर को समझा जाता है कि इसके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये उनसे ही डाटा निकाले। पहले वक्तों में जब इंटरनेट इतना आम नहीं होता था, तब लाइब्रेरीज लिटरेचर का गढ़ होती थी। ठीक है, तब इंटरनेट नहीं होता था, तो लाइब्रेरी से लोग जाके किताबों से डेटा छान कर लाते थे और लिटरेचर के अंदर ऐड करते थे। अब जो दूसरी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल है, बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस, एक वर्ड इसमें और इस्तेमाल होता है, कंटेंट एनालिसिस। सो उस कंटेंट को भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह न्यूज़ है, मैं अगर किसी न्यूज़ एजेंसी पे काम कर रही हूँ या उनके बारे में कुछ देखना चाहती हूँ कि वो कितने प्रॉम्प्ट हैं न्यूज़ को लॉन्च करने में, तो मैं उसका ट्रेंड देखूंगी और ऑनलाइन जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि उन्होंने कौन सी खबर कब ब्रेक की, कौन सी कब ब्रेक की, तो वो कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं इसको एनालाइज कर लूँगी, उसको पार्ट बना लूँगी और साथ रेफरेंस दे दूँगी कि मैंने इनकी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक न्यूज़ चैनल ले लें, दुनिया न्यूज़ है फॉर एग्जांपल, तो दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट से मैंने ये लिया है, या दुनिया न्यूज़ का ये सोर्स है, इससे मैंने ये जो है कंटेंट लिया है। सो बेस्ट पॉसिबल जो है ना रिसर्चर का होता है। इसमें इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं, अगर कोई इंटरव्यू ऑन ये वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी आपका इंटरव्यू काउंट होगा। इसी तरह कोई पिक्चर्स हैं, वो भी आपका कंटेंट हो जाएगा। इसी तरह कोई कोटेशंस हैं, कोई आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई सिंबल्स हैं, कोई जो कैन से कि आर्ट के कोई नमूने हैं, वो भी आपके जो है ना कंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी यस नहीं है कि डेटा हो। नेचर ऑफ द स्टडी जो है ना ये बताएगी, या अगेन रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन ये बताएगा कि हमने किस तरह का डेटा चाहिए। जिस तरह अभी मैंने कहा कि मैं किसी एड एजेंसी का देख रही हूँ कि वो कितने प्रॉम्प्ट है, तो इसमें मुझे जहाँ के उनसे पूछने की इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है, जबकि ये चीज़ अवेलेबल होगी इंटरनेट पर। तो मैं वो पॉसिबल जगहों से निकाल लूँ, तो मैं वो चीज़ इंटरव्यूज़ पे छोड़ूँ जो मुझे किसी और सोर्स से नहीं मिल रही, जो सिर्फ उन और पर्सन से पूछने पे ही मिलने वाली है। ठीक है जी। यस मैम, मैं भी इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रही थी कि ये ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो हम वो हमारे क्वालिटेटिव डेटा पे अफेक्ट कर रहे हैं उसी तरह जैसे, तो बिल्कुल नहीं, ये सारे ठीक है मैम। क्वालिटेटिव डेटा है आपका, सना, ये आपका यस क्वालिटेटिव डाटा है। जिस तरह मैंने वो बताया ना कि वो एक म्यांमार की एक एजुकेशन फाउंडेशन है, मैंने उसका पूरा केस उस दिन पढ़ा है, तो इसलिए मेरे माइंड में वो है। उसमें कंटेंट देखा है बहुत सारा, मतलब मैंने बहुत सारी
इसकी रिपोर्ट्स देखी साथ साथ कि कौन सी रिपोर्ट बेस पे बनी हुई थी, तो इनका मुख्तलिफ सेंसस में इसके बारे में क्या कहा गया है, मुख्तलिफ न्यूज़ इसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहती हैं। इसी तरह इनके जो इंटरव्यूज़ आए हुए हैं, इनके जो लीडर्स के इंटरव्यूज़ आए हुए हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे हैं, वो किस तरह से हैं। तो वो सारा कंटेंट, वो सारा हमारा जो है ना डेटा ही है। ठीक है, राइट मैम। हम एक सैम्पल क्वालिटेटिव स्टडी देख लेंगे ताकि आपको पता होगा वो किस तरह से हम लिखते, किस तरह से, मतलब सम टाइम हमारे माइंड में होता है कि हम फॉर एग्जांपल कोई पिक्टोरियल डेटा है तो वो हम किस तरह से डालेंगे, इसी तरह कोई वीडियोस हैं उनका हम क्या करेंगे, तो वो ऐड की जाती हैं बीच में अपनी रिसर्च के अंदर। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द डाटा कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टाइम इज टू कंज्यूमिंग, जैसा मैंने पिछला बताया कि 3-4 साल तो डाटा पे। Then benefits of these methods includes richness of the data and deeper insight into the phenomena under study. So सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि रिसर्चर क्लोजली उस चीज़ को एग्जामिन कर लेता है। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाके देखें जी पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का कैसे हालात है, तो हम सर्च करते रहेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। जब उनसे जाकर खुद वहाँ जाके हम इन डेप्थ उसका एनालिसिस करेंगे, लाइक ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन उनसे इंटरव्यूज करेंगे, उनका कंटेंट देखेंगे, तो डेफिनेटली हमें इन डेप्थ और रिच डाटा मिलेगा। रिच मीन्स कि ब्रॉड, बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे एक इशू ये होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा है तो उसको मैनेज करना। तो अब इसकी में जो है ना रिसर्चर छानता रहता है इसमें, मतलब ये अगर 300-400 सफ़ों का अगर आपका थीसिस हो, थीसिस की अगर बात करूँ, या रिसर्च पेपर है फॉर एग्जांपल 25-26 पेजेस का, तो क्वालिटेटिव रिसर्चर बेचारा इससे कुछ 6-7 गुना ज़्यादा डाटा जमा करता है और फिर वो उसमें कट करके मेन रेलिवेंट, बिकॉज हर आउटलेट की, हर रिसर्च आउटलेट की एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह अगर हम कहें ना केस स्टडी है, तो हमें अगर हमारे बॉस ने कहा कि तुम इस सेक्शन की केस स्टडी करो, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि तुम 1000 पेजेस की केस स्टडी पूरी बुक लिख ले आओ, वो बता देगा भी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, बता देगा 25 पेजेस की होनी चाहिए, 30 पेजेस की एक रिपोर्ट कर दें, इतने वर्ड्स की रिपोर्ट कर दें। इसी तरह जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ भी रिक्वायरमेंट होती है कि 7000 वर्ड्स हैं, 6000 वर्ड्स हैं या 8000 वर्ड्स हैं। सो ये वेरी करता है। सो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं, रिसर्चर जो है ना वो खींच तान कर अपने काम को स्पेसिफिक करते करते उस रिक्वायरमेंट तक ले जाता है, उस बहुत ज़्यादा ब्रॉड और एक्सटेंसिव डाटा को। ओके, कमिंग टूवर्ड्स इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का मतलब होता है कि लिखे बदे, लगे बदे सवाल जो पहले से लिखे होंगे और वही आप बार बार लोगों से पूछते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि आप किसी भी जगह पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप उनसे एक ही क्वेश्चन कर लें कि कैसी परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज़। तो वही एक जगह से वही करें, दूसरे से वही करें, तीसरे से वही करें। देन लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर बड़ा लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है और इसमें रिस्पॉन्स भी अगर हम कहें ना तो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 अगर आप कह दें कि हाँ जी या इनमें से सिलेक्ट करें, मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, नहीं अच्छे, थोड़े अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर आ जाती है। तो जो चीज़ हम क्वांटिटेटिव में रिटन भेजते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में फेस टू फेस पूछ लेते हैं या किसी भी मोड से पूछ लेते हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जाता है। देन सेमी स्ट्रक्चर्ड में या फोकस्ड इंटरव्यू में ये होता है कि हम थोड़े से ओपन एंडेड क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप ब्लैंक जगह छोड़ देते हैं, लाइक आप कह देते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करंट जॉब एनवायरनमेंट। तो अब ओपन ग्राउंड दे देते हैं रिस्पोंडेंट को कि आप इस पे जिस हद तक लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी की चीज़ लिखें। So it provides opportunities to both researchers and the respondents to discuss certain topics in more details. So वो चीज़ें जो रिसर्चर ने शायद ओवरलुक की हुई हों, रिस्पोंडेंट वो चीज़ बता देता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, या आप समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बाउंड कर देते हैं ना, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना ये बाउंड कर देता है रिसर्चर को भी और रिस्पोंडेंट को भी कि वो उसी तरह से एक्सप्लेन करें। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं कि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं ये इसी तरह से होते हैं कि इनमें आप मार्जिन होता है कि आप कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डाटा जो है ना बड़ा रिच एंड इन डेप्थ मिलता है रिसर्चर को।
ओके, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और इन डेप्थ इंटरव्यूज, अब जो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें जो है ना बहुत कम टॉपिक्स को आप कवर करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूई जो है ना, जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी के जो है ना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो बहुत कम आप उसको ये नहीं करते कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं। आप उसको एक ब्रॉड सा क्वेश्चन देते हैं और फिर आप कहते हैं कि इसके मुताबिक आप मजीद करते रहें। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अब लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले एक फीमेल थी, शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से वो पीएचडी कर रही हैं, और उन्होंने जो उनका जो सैंपल है वो है पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पीएचडी कंप्लीट की है या एंड पे हैं। सो उनके इमोशनल चैलेंजेस के ऊपर वो विच इमोशनल चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट्स, ये उसका रिसर्च क्वेश्चन था। तो वो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने भी एज ए रिस्पोंडेंट उनको इंटरव्यू दिया। सो बस उसने एक ही पहला सिरा क्वेश्चन ये किया कि कौन से चैलेंजेस किए फेस किए आपने। अब जब मैंने उसको चैलेंजेस बताने शुरू किए तो उन चैलेंजेस में से ही फिर वो नए नए क्वेश्चंस कर करके, मतलब ये नहीं था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने पड़े थे, ऐसे था कि उसी ब्रॉड क्वेश्चन के ही अंदर वो मजीद डाटा जो है वो अटेन कर रही थी। Qualitative interviews are semi-structured or unstructured. Qualitative interviews should be fairly informal, ठीक है ना, ज़रा इनफॉर्मल करने चाहिए। इन पर्सन्स की जो है उनको मार्जिन देना चाहिए ताकि वो रिलैक्स मूड में आपको बता सकें, ठीक है। अगर जितना आप उनको टाइट करेंगे या फॉर्मल करने की कोशिश करते रहेंगे, या यहाँ सामने बैठ कर करें या यूं बैठ कर करें या ऐसे, तो जितनी फॉर्मेलिटीज डालेंगे उतना ज़्यादा क्वालिटेटिव डाटा जो है ना वो यू कैन से कि एक एम्बिगुअस होता जाएगा, क्लैरिटी उसमें कम हो जाएगी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड प्रिपरेशन। जितना अच्छा आप इंटरव्यू बनाएंगे उतना अच्छा जो है वो हो सकेगा, और प्लस उसकी केयरफुल कंसिडरेशन यानी केयरफुली लें। अगला पर्सन जो बता रहा है आप एज इट इज़ वही नोट डाउन करें, ये नहीं कि हम उसकी और सुन रहे हैं और आप अपनी। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है ना वो ये कि क्वालिटेटिव रिसर्च की ये रिक्वायरमेंट है कि आप इनको इंटरव्यूज़ को ना रिकॉर्ड करें, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो। इनके पास वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो रिकॉर्डेड जो इनका होता है ना सारा आंसर, उसको ये ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब का मतलब ये है कि उनको वर्ड्स की फॉर्म में उतार लेते हैं, अपने पास लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं जो भी, तो फिर उन ट्रांसक्राइब्स वर्ड्स को जो है ना फिर एनालाइज करते हैं। उन ऑडियोज को बार बार नहीं सुनते, बस वो जो वर्ड्स है ना उनको लिख कर और अपने पास उनको एनालाइज करते हैं। Coming towards the focus group discussion, collect information from the groups of people rather than a series. It can be used when resources are limited, यानी हम बार बार नहीं जा सकते किसी जगह पे। इसी तरह जो ऑलरेडी अवेलेबल रिस्पोंडेंट्स हैं उनके पास टाइम का शॉर्टेज है, कॉस्ट का इशू है, तो हम कोशिश करते हैं कि एट द सेम टाइम सबसे ही हम डाटा ले लें। इसी में जो ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उन सब का आपस में ना यू कैन से कि कोहेरेंस हो, एक जैसे हों वो इंडिविजुअल्स। Then it is desirable to collect the views of several people within the population group. अजान तो नहीं स्टार्ट हुई अभी? हमारी साइड पे स्टार्ट हो गई मैम। 20 मिनट्स की ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं, 7:40 पे वापस आएंगे इंशाल्लाह। ओके मैम। ऑन फोकस ग्रुप डिस्कशन, और इसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरह से वो इंडिविजुअल जो है वो किसी भी कॉमन एक्सपीरियंस या नॉलेज की बेस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया जाता है, और ये तभी यूज़ किया जाता है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देन यहाँ पे एक पॉइंट है, ग्रुप इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट हैज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर इनसाइट्स टू बी डेवलप्ड। जब वो इंटरेक्ट करते हैं ना ग्रुप, फोकस ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं, यानी जब वो आपस में उस पर डिस्कशन करते हैं तो मजीद जो है उनके यू कैन से कि थिंकिंग जो है वो ब्रॉड होने लग जाती है, ठीक है, एक पहलू से दूसरे पहलू, और कनेक्शंस जो है ना उनके डेवलप होना शुरू होते हैं जिन्हें हम इनसाइट्स कहते हैं, जिस वजह से वो हमें अच्छा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। सो मूविंग बियॉन्ड, करेक्टरिस्टिक्स क्या इसके होने चाहिए फोकस ग्रुप के? बेसिकली इसका जो ग्रुप साइज होता है दैट इज 6 to 10 पीपल। ज़्यादातर जो है ये फोकस ग्रुप्स जो होते हैं ये ऑन द व्यूज ऑफ द जस्ट वन ग्रुप, किसी एक ग्रुप के ऊपर जो है ना आप रिलाई नहीं कर सकते सिंपली कि आप सिर्फ और कुछ भी पूरी जो है रिसर्च के अंदर और कोई मेथड यूज़ ना करें और सिर्फ फोकस ग्रुप अगर डिस्कशन करेंगे तो ये उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। देन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। मे यूज़
प्री फॉर्म्ड ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स, मतलब इसमें आप ऑलरेडी जो बड़े बने हुए जो होती हैं, कोई यूनियंस होंगी या कोई प्रेशर ग्रुप है या कोई टीम्स हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। देन रिक्वायर्ड स्किल्स, फॉर एग्जांपल फैसिलिटेशन, मॉडरेटिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिंग। तो जो पर्सन जो है वो फोकस ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है, जो रिसर्चर, तो उसके अपने ये स्किल्स बेहतर होने चाहिए। लाइक ज़ाहिर है क्राउड को मैनेज उसने करना होगा, तो जब तक उसके अंदर मॉडरेशन के स्किल्स और अनबाइस्ड बिहेवियर नहीं होगा या लिसनिंग कैपेसिटी नहीं होगी और अच्छी तरह से ऑब्जर्विंग और यू कैन से कि एक कीन बिहेवियर नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल होगा ये डाटा कलेक्ट करना फोकस ग्रुप से। तेज तेज चलते हैं हम थोड़ा। ऑब्जर्वेशन might be the only method to collect information in certain conditions. For example, observation of people versus observation of environment. For example, एक कोई जिस तरह हम कहते हैं कोई हेल्थ केयर का अगर कोई रिसर्च है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पेशेंट को अगर एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी है, तो हम ऑब्जर्वेशन से भी, उससे ऑब्जर्व करने से भी, बाय चेकिंग हिज और हर कंडीशंस, वी कैन हैव द डाटा। Observation also serves for verifying or nullifying information collected through other methods, ठीक है। अगर इंटरव्यू में किसी पर्सन ने ये कहा कि मैं तो बिल्कुल एब्यूसिव बॉस नहीं हूँ, मैंने तो अपने एम्प्लॉयज़ को कभी कुछ भी नहीं कहा और मैं तो बड़ा पोलाइट वे में चलता हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आपने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया, सो यू हैव सीन हिम कि वो जो है एब्यूसिव भी है और शाउट भी करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये एक यू कैन से कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग अदर मेथड्स। देन कलेक्टिंग डाटा टेक्निक्स जो ऑब्जर्वेशन में होती है, बेसिकली रिटन डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर में फोकस ऑन वन थिंग एंड मिस इक्वली और वन और मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सब हो सकता है कि आप बॉस के सिर्फ शाउट करने पे ही ऑब्जर्वेशन मेथड में उसी पे फोकस कर लें, बाकी जो कंटेंट है उसको इग्नोर कर दें, तो इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्लेस की ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए, सो उसमें आपको नोट्स लेने की ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपने देखना ही है। सो रिव्यू टाइम आफ्टर टाइम, बार बार आप देखते रहें कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जो इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। रिकॉर्डिंग में इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जब हम रिकॉर्डिंग, जब वही बात है पाकिस्तानी अवाम वाली बात है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वो पोस्टर लगा दिया जाता है। सो ओरिजिनल कैमरा इज़ नॉट नेसेसरी। लाइक हमारा यहाँ पे, मैंने अपने घर में भी सीसीटीवी इंस्टॉल कराया है 2 महीने पहले। उससे पहले हमारे घर के साथ एक मदरसा है बच्चियों का ना, तो उन्होंने उनके साथ भी लगवाया, उन्होंने भी लगवाए हैं, इंस्टॉल कराए हैं कैमराज, हमने भी कराए हैं, तो काफ़ी कॉस्ट पड़ी है। तो उसके बरक्स यहाँ पे एक हमारे घर के पास एक स्ट्रीट है, तो वहाँ पे लोग इस तरह से कचरे का ढेर बनाने लग गए एक जगह को। तो व्हाट दे डिड इज, बिसाइड्स हैविंग कैमरा नहीं लगाया, दे जस्ट हैव अ पेनाफ्लेक्स, कॉस्ट इज़ वेरी लो यू गेस, एंड उसको पेस्ट कर दिया, कैमरे की आंख आपको देख रही है। सो पीपल हैव स्टॉप थ्रोइंग द लेटर। मतलब कैन यू सी कि अगर कैमरा नहीं भी है तो एक उसकी एक हाइप है कि कैमरा इज़ देयर, तो यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। सो उस डर से ही उन्होंने लिटरिंग करना छोड़ दिया, तो वो 20-30 हज़ार की कैमरा इंस्टॉलेशन की, सो क्या ज़रूरत थी। तो आई वॉज मेकिंग फन ऑफ दिस। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि यार हमने तो इतना महंगा कैमरा लगवाया, सो व्हाई डिड वी आई हायर्ड दिस पोस्टर एंड हम अपनी स्ट्रीट में लगा देते, तो बड़ा आसानी हो जाती। सो ये एक फैक्टर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट पीपल फील। आवाज़ आ रही है मेरी? बड़े खामोश है। यस मैम आ रही है। अच्छा, तो पोस्टर वाली कहानी पसंद आई ना सबको, तो किसी ने सीसीटीवी लगवाना हो तो वो बाद में लगाना, पहले जो है पोस्टर लगा लेना, अगर मतलूबा नताइज हासिल हो गए तो ठीक। मैम जहाँ पोस्टर लगा होता है मैं तो बकायदा चेक करती हूँ कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है भी या नहीं। लेकिन वो पता है क्या, कुछ लोग कह रहे थे नहीं शायद हिडन लगाया होगा, वो फिर हिडन के चक्कर में ना, तो डाउट वाले चक्कर में आवाम पड़ जाती है, तो फिर फील यही करते हैं कि लगा हुआ है कैमरा। चलिए नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैमरा में लिमिट्स द रेंज ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर किसी पर्सन को पता है कि यहाँ पे कैमरा मौजूद है और ये मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो फिर, अब जैसे इसकी हमारे मदरसे की बात करें तो वो मेरे घर के क्योंकि साथ है, तो मैं उसको डील करती हूँ, देखती हूँ एज एन एडमिन। तो मैंने वहाँ पे एक जो केयर टेकर फीमेल रखी हुई थी, तो उन्हें पता था कि कहाँ कहाँ वो कैमरा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन करता है। सो जिस कॉरिडोर में कैमरा नहीं है ना, सो यूज टू सिट देयर, तो उसने अपनी रूटीन बनाई हुई थी कि उसने वहीं पे होना था जहाँ पे कैमरा की रीच नहीं है। सो ये
दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कि ऑब्जर्वेशन के अंदर लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कैमरा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को यू कैन से कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में ले आते हैं। देन फोटोग्राफ्स वगैरह भी ऑब्जर्वेशन के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, नेबर्स, ड्रेसेस एंड अपीयरेंस, दीज में लीड टू। कॉल मैंने की थी, चूल्हा बंद कर दो, लेकिन आप नहीं आई, अब मैं करें। जी सुमेरा, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि बिफोर कोविड जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही थी, तो मैं अपनी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबसे पहले चेक करती थी कि डायरेक्शन समटाइम चेंज कर देते थे कैमरास की। तो मैं सबसे पहले कैमरा रूम में जाके चेक करती थी कि आज क्या डायरेक्शंस हैं, कौन कौन से एरिया कवर्स हो रहे हैं। पर सेफ साइड तो ये मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर यही रूटीन रहती थी कि मैंने सबसे पहले जाके कैमरा रूम में जाके चेक करनी होती थी डायरेक्शन के क्या डायरेक्शन है आज। तो फिर ज़ाहिर है आप अकॉर्डिंगली बिहेव करती होंगी ना, जैसे कैमरा है वैसे ही बिहेव। जी मैम ऐसे ही। ओके, फोटोग्राफ्स वगैरह भी इसमें हो सकती है, ठीक है। जिस तरह ये अपीयरेंस, ड्रेस वगैरह की बात हुई है, ये तो ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है, सिर्फ स्नैप्स ले लें। देन डॉक्यूमेंटेशन, वाइड रेंज ऑफ रिटन मटेरियल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अब उन डॉक्यूमेंट्स को देखना जो हम कहते हैं ना डॉक्यूमेंट एनालिसिस, बेसिकली वो भी आप जाके ऑब्जर्व करेंगे ना, उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे आपको जो है डाटा इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ओके, हैंडलिंग क्वालिटेटिव डाटा। हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि टाइम ज़रा हमारे पास शॉर्ट है। मेरे माइंड में 2 क्लासेस है नेक्स्ट। एक जो ईद वाली मिस हुई हुई है ना, तो वो मैंने कंडक्ट करानी है क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा हमारा कंटेंट। एक नेक्स्ट होगी, उसमें भी लाइब्रेरी वाली जो है फटीक है, वो उसके बाद नेक्स्ट वाली में हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग वर्सेस नोट टेकिंग। अब ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग कर लेना आसान है, नोट करते रहेंगे आप किसी के भी इंटरव्यू को या चीज़ को, तो वो मुश्किल होगा। देन ट्रांसक्राइबिंग क्वालिटेटिव डाटा। अच्छा, ट्रांसक्राइबिंग का मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया था, इंटरव्यू को रिटन फॉर्म में ले आना, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। एस्टिमेटेड रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज 5:1। अगर जो है 5 गुना टाइम लगता है रिटन में, तो उससे बदले में 1 गुना जो है वो इंटरव्यू में लगेगा। फिर रिटन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। प्रेस्क्राइब में नॉट बी एसेंशियल फॉर ईच इंटरव्यू। मतलब कुछ ऐसे इंटरव्यूज ये होंगे कि आपको बैक एंड प्ले बार बार मतलब नहीं करना पड़ेगा, गौर से नहीं सुनना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली आप उनको नोट कर लेंगे। कई में ऐसे होगा कि ज़रा गौर से फिर पीछे जाकर सुनना पड़ेगा, अच्छा क्या कहा, फिर क्या कहा, तो इस तरह से भी होता है। हु शुड डू ट्रांसक्राइबिंग, ये भी एक सवाल होता है कि आप खुद ही ट्रांसक्राइबिंग करें या कोई और करे। देन कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द टोन एंड रिफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन सॉरी, कि आप जो है किस तरह से चीज़ें सुन रहे हैं और किस तरह से नोट कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ें उसी तरह से होनी चाहिए। क्या किसी पर्सन की वॉइस जो है वो शाउट वाले बिहेवियर में अगर जा रही है या इस तरह से जा रही है कि वो नेगेटिव उसमें जा रही है, तो डेफिनेटली आप उसको उसके अकॉर्डिंगली राइट डाउन करें कि अगर किसी पर्सन ने एक चीज़ गुस्से में कही है तो उस तरह से करें, किसी ने उसको ज़रा अच्छे मूड में कहा है तो उस तरह से करें। देन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, मतलब जो पर्सन बात कर रहा है उस वो सर्टन बात कर रहा है, श्योर है, तो कितने यकीन या वसूख के साथ वो बात कर रहा है, या वो खुद ही बेचारा विशी वॉशी है। देन एंथुसिज्म या रिलक्टेंस, क्या खुश है उस चीज़ पे, कितना वो जो है पुरजोश फील कर रहा है, या फिर वो हमें डेटा देने से ही गुरेजा है। तो दोनों चीज़ें जो है हमें मैनेज करनी है, देखनी है। द कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस, सेम वही चीज़ जो ग्राउंडेड थ्योरी में होती है कि कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड यूज़ किया जाता है। डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस अकर ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ठीक है ना। ईच इंटरव्यू इज एनालाइज बिफोर अदर इंटरव्यू टेक प्लेस, मतलब अगर एक इंटरव्यू में खास बात हमें पता चल गई है और किसी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ्ला ऑर्गेनाइजेशन में हमसे ज़्यादा ये काम हो रहा है, तो यू विल गो टू द फ्ला ऑर्गेनाइजेशन एंड जस्ट सी के वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है जो पर्सन पिछले ने कहा था। सो बैक एंड फोर्थ। Then first few interviews incorporated in the following, later interviews might be completely different from the initial ones. तो आपने सारे इंटरव्यूज को लेके चलना है। समराइजिंग ऑफ द डाटा एंड कम्युनिकेट इन द परफेक्ट वे, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वो उनके पास पता नहीं 6-7 गुना ज़्यादा ही डाटा होता है, तो उसको वो कंसाइज करके लाते हैं, ठीक है। As quantitative research, we are interested in discover the big picture in qualitative research as well, but by using different techniques. तो बात वही है, by we start labeling or coding every item of information to recognize differences and similarities between all items.
सो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको लेबल करने लगते हैं, यानी उसकी ग्रुप्स बनाने लगते हैं, थीम्स बनाने लगते हैं, कैटेगरीज बनाने लगते हैं, जिसे हम कहेंगे कोडिंग। तो ये कोडिंग का तरीका होता है। जब कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके पास हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं ताकि हमें वो फिनोमेना आराम से समझ आ जाए। देयर इज नो सिस्टम फॉर प्री कोडिंग, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा में पहले से कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जब तक आप डेटा नहीं लेंगे आप उसका कोड नहीं कर सकते या उसको थीम्स नहीं बना सकते। It needs a method of identifying and coding items of the data which appear in the text of transcripts. So जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, यानी ट्रांसक्रिप्ट्स वो पेजेस होंगे या जो जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा होगा रिटन फॉर्म में, ट्रांसक्राइब किए हुए होंगे जो आपने इंटरव्यूज, उन्हें कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया तो 2 पेज पे वो मैंने जब लिखा उसको तो वो 2 पेजेस पे आ गया, तो ये 2 पेजेस मेरा ट्रांसक्रिप्ट है। Okay, then items of data from one interview should be compared with other interviews, ठीक है ना। constant comparison का जो concept है वो यहाँ पे होगा। Same procedures are used for qualitative data for focus group interviews, discussions, observation and documentary analysis, since all the concerns are when analyzing text। So सारों का एक ही सिलसिला है, लाइक इंटरव्यूज का, फोकस ग्रुप का, ऑब्जर्वेशन वगैरह का, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, सारों का एक ही तरीका कार है एनालाइज करने का, क्योंकि हमने उन सब में टेक्स्ट को ही एनालाइज करना होता है। ओके, देन कंटेंट एनालिसिस, जिस तरह मैंने पहले बताया, कंटेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट एनालिसिस का ही एक ब्रॉड है, जिसमें डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा, न्यूज़ भी आ जाएंगी, कोई इसमें जो है कोई मैसेज भी आ सकता है, कोई पब्लिश्ड और चीज़ भी आ सकती है, ठीक है ना। So it is basically a procedure in which we categorize verbal और behavioral data। किस तरह से करते हैं? कोडिंग एंड क्लासिफाइंग डाटा करते हैं इसके अंदर हम। कोडिंग एंड क्लासिफाइंग का भी वही मतलब है कि हम डिफरेंट थीम्स बना लेते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर जो है ना डिवाइड कर देते हैं डाटा को। एंड एनालिसिस डन एट 2 लेवल्स, बेसिक और हायर लेवल। बेसिक लेवल में ये होता है कि हम उसको चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली इज़। सेकंड में ये होगा कि हायर में ये हो जाएगा कि हम उसका हिडन मीनिंग, यानी अगर किसी पर्सन ने हमें किसी रिस्पॉन्ड किया है, हमने उससे इंटरव्यू लिया तो किसी चीज़ के बारे में बताया है, तो उसने जो कुछ कहा है वो बेसिकली बेसिक मीनिंग होगा उसका। हायर लेवल पे जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसकी बातों से हमने ये ड्राइव किया है, ये क्या कहते हैं उसको, इन्फर किया है, रिजल्ट निकाला है, ठीक है ना, उसमें से। जी, content analysis involves the steps, read the transcript and make brief note, make a list of different type of information from the notes, categorization of listed items। मतलब जो भी कंटेंट आप, जो भी मवाद आप स्टडी कर रहे हैं, कंटेंट का उर्दू मतलब मवाद होता है, मटेरियल। जो भी मवाद आप स्टडी कर रहे हैं उसमें से आप जो चीज़ें उनको कैटेगराइज करते रहें और फिर उन कैटेगरीज को जो आपस में लिंक करें और फिर उनको उसी तरह कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड से देखते रहें कि ये चीज़ वाकई है भी नहीं भी, है भी नहीं भी। इस तरह से मूव ऑन करें। रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम स्टेज 1 to 5। ये पिछली जो स्टेजेस दी हुई हैं इनको बार बार आपने करना होगा। तो ट्रांसक्रिप्ट रीड करनी है, फिर लिखना है, फिर रीड करनी है, फिर लिखना है। कोलेक्ट टुगेदर ऑल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रांसक्राइब्ड इंटरव्यूज, मतलब पहले से आप सारी ट्रांसक्राइब्ड इंटरव्यूज की ले लें, फिर डिफरेंट कैटेगरीज बनाएं और फिर उनको रिव्यू करके जो है ना अपने पास एक पूल बना लें नॉलेज का जो आपको रिक्वायर्ड होगा। देन कंप्यूटराइज डाटा एनालिसिस, जिनसे होता है बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स कॉमन हैं, एटलस और एनवीवो, न्यूडिस्ट। और ये जो फर्स्ट वन है ना एटलस, ये भी यूज़ होता है, लेकिन एनवीवो मोस्ट कॉमन यूज्ड है। आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में बेशक इसको इंस्टॉल करें और उस पर जो भी करना है, ट्राई करनी है, जो करना है वो उसमें सब कुछ वो बताता है कि आपने वीडियो डालनी है, इंटरव्यू डालना है, ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, मतलब बड़ा वो खुद ही बता रहा होता है कि आपने क्या क्या करना है। फिर वो थीम्स निकाल देगा आपको कलरफुल टेक्स्ट की फॉर्म में और हाईलाइटेड टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होगा ट्रांसक्रिप्ट्स में उनको बड़ा बड़ा करके दिखा रहा होगा कि ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। सो इसके अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेन फाइंडिंग होती है वो थीम्स होते हैं। थीम्स मीन कैटेगरीज या फिर बेसिक कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर हम जो इसी को सपोर्ट करते हैं थ्रू डेटा, और यहाँ पे हम किसी जो है थ्योरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं जो कि फिर बाद में क्वांटिटेटिव रिसर्च टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम काम छोड़ देते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चर के लिए।
सो रिजल्ट्स अरेंज ऑफ कोटेशन शुड बी सिलेक्टेड, मतलब कुछ इनमें से आप सिलेक्ट कर लें जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बेस पे आप थीम्स बनाएं, फिर कैटेगरीज को लिंक करें, और मतलब एक यू कैन से कि कंसेप्ट को समझने वाला जो काम है ना वो सारा क्वालिटेटिव के अंदर मौजूद होगा। अब यहाँ पे ग्रुप वर्क जो करना चाहेंगे उनके लिए दी गई है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ग्रुप हो वो मिलकर किस तरह से काम कर सकता है। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो क्लास है ना इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैंने आपके लिए ये मटेरियल देखकर और किया, इसीलिए कि ये ओवरव्यू देना आपको बहुत ज़रूरी था। अब ज़रा जो जिन लोगों ने अभी तक पिछली स्टोरी नहीं ना सुनी क्वालिटेटिव की वो बेशक ना सुने, पानी पिएं और इजी हो जाए फॉर SPSS। सो SPSS एंड पेन पास है तो उस पर नोट करते जाइएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी वो आपको पता होनी चाहिए, इसी पे आपने फिर प्रोजेक्ट करना होगा। ओके मैम। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबडी? यस मैम। Okay. यस मैम। अगर किसी के पास SPSS है तो अपने अपने लैपटॉप्स पे खोल लें, साथ साथ क्लास सुनते रहें और साथ साथ आपको ये समझ आता रहेगा। ओके, लास्ट टाइम हमने यहाँ से न्यू डेटा सेट पर जाकर क्लिक करके ये इंटरफेस ओपन कर लिया था। ओके, वेरिएबल एंड डेटा व्यू के बारे में तकरीबन सबको पता है, और हमने बताया भी था कि डेटा व्यू में यहाँ पे रेस्पॉन्डेंट्स के रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे और वेरिएबल व्यू में यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब एक डेटा सेट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ है, हम उसको ओपन करते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे जो भी हमने इस डेटा का करना है। हाँ जी, ओके, ये एक मेरे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कैन यू सी एवरीवन, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। चले गुड, ओके। अब ये देखें लेफ्ट पे ना ये सारे वेरिएबल्स हैं, उसी तरह जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, फिर नीचे सारे आइटम्स हैं, ठीक है, वो स्केल के जो आइटम्स हैं वो हैं, एंड देन यहाँ पे मेरे कंप्यूटेड वेरिएबल पड़े हैं। ये मेरे अपने एक रिसर्च पेपर का डेटा है, तो इसी में से ये प्रैक्टिकल है क्योंकि ऑलरेडी हुआ है, कोई डमी नहीं है। एक इसमें बेसिक फ्लॉ ये होता है, अगर आप किसी भी रिसर्च मेथड की क्लास को अटेंड करें ना तो उसमें जो मुझे एक इख्तलाफ है विद अदर टीचर्स कि वो आइडियल डेटा यूज़ कर लेते हैं। आइडियल मीन जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है कहीं भी किसी भी फॉर्म में, तो वो उसमें ये होता है कि जब आप रिजल्ट रन करते हैं ना तो उस पर आइडियल आंसर आते हैं, आप स्टूडेंट को भी आइडियल बता देते हैं। जब स्टूडेंट खुद रन करता है ना तो उसको मुश्किल मुश्किल चीज़ें नजर आएंगी, वो फिर कहेगा कि ये क्या हो रहा है, तो वो फिर एक लर्निंग का जो है ना पॉइंट मिस हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए मैं आपको वो डेटा दिखा रही हूँ जो मेरे एक रिसर्च पेपर में बाकायदा पब्लिश्ड है। ये इंशाल्लाह उस तरह नहीं होगा। यहाँ पे अब देखें ये कुछ आइटम जिनके पूरे ज़रा नाम होते हैं ना, थोड़े बड़े लेवल के नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ तक ये जो वेरिएबल्स हैं ये कंप्यूटेड है, ठीक है, इस एक एक के अंदर जो है वो बाकी कंप्यूटेशन हुई हुई है। देन इसमें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें रिवर्स आइटम्स ये लिखे हुए हैं मैंने, नज़र आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अब ये इधर से लेकर और ये सारे जो है ना ये रिवर्स आइटम्स हैं। तो अब जब आप कंप्यूट करते हैं ना तो फॉर एग्जांपल CC9R CC9, अब CC9 जो है ना ये वाला, इसको रिवर्स वाले को कंप्यूट में डालना है, इसको नहीं डालना, ठीक है। अब वो जो -1 वाली मैंने चीज़ एक बताई थी, सबको याद है? जी मैम। क्विज में भी आपने लिखी थी। हाँ, अब वो -1 फॉर एग्जांपल कैसे करते हैं, अब मैंने CC9 को रिवर्स करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट करके, अब मेरा 5 का स्केल है फॉर एग्जांपल, तो टारगेट वेरिएबल मैंने रखना है CC9R न्यू, ठीक है, एक तो हुआ है ना तो मैं ये न्यू कर रही हूँ। अब CC9 जो है
उसको मैंने रिवर्स करना है। तो मेरा 5 का था ना वो स्केल, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और वो वाला। तो मैं यस क्या मैम। करूँगी यहाँ पे इक्वल टू डालूँगी और 5 की जगह मैं लिखूँगी 6 माइनस करके CC9। अब देखते हैं क्या बनता है। क्या बोल इस वेरिएबल की वैल्यूज देखती हूँ 13 पे। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, अब मैंने 6 किया और साथ माइनस किया, -1 6 माइनस, पता नहीं ऐसे क्यों दे रहा है, कोई कमांड मिस तो नहीं है। मैम हम इसको दोबारा से रिवर्स कर नहीं, रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ शायद वो इसलिए वो नोट कर रहा है उसको, पहले वाले को ना जो ऑलरेडी फिल हुआ है ना, ये इसलिए उसको कंप्यूट कर। चलें ये मैं बाद में चेक करती हूँ, उसको डिलीट कर दूंगी तो फिर ये आ जाएगा, ये बाद में देख लेंगे, इसका इतना इशू नहीं है। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है वो ये है कि ये डेटा सेट देखना है हमने। ओके, ये सैंपल कितना है जी, सैंपल साइज देखें 270, ठीक है, अक्रॉस ऑल Yes, दीज ma'am. वेरिएबल्स। सो एट 270 रिस्पोंडेंट्स एंड दिस इज द फिल इन डाटा। ठीक है, हमने इसके अंदर फिल किया हुआ है, ये हमारा वेरिएबल व्यू है। हम सब ये उस दिन देख चुके हैं कि हमने इसको डिफाइन किया है, वेरिएबल को, इसकी वैल्यू को डिफाइन किया है। देन स्केल हमारा नॉमिनल था, किस तरह से हमने किया, ये एंड तक हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, जो हम एनालिसिस में यूज़ करते हैं ना वो ये वाले होते हैं जिनको हमने कंप्यूट किया हुआ होता है। आइटम्स को हम फिर नहीं लेके जाते, इनकी एवरेजेस को लेकर जाते हैं। ओके, अब हम साथ ही देखते हैं कि हमने इनके कौन से टेस्ट हमने इस पर रन करने होते हैं। मैंने आपके लिए एक आसान सा ये डेवलप किया है SPSS का, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपने कौन से टेस्ट रन करने हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना, जो हम क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर यूज़ करते हैं, दैट इज़ अल्फा रिलायबिलिटी टेस्ट। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी स्केल की, आइटम्स की इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यानी तमाम आइटम्स स्केल्स के जो है ना वो एक ही इंटेंडेड मीनिंग कन्वे कर रहे हों। ठीक है, अगर 6 आइटम्स हैं, किसी एक चीज़ के 6 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो उसी एक चीज़ को ही कन्वर्ज कर रही हूँ, उससे डेविएट ना हो रही हूँ। Here you can see that Cronbach alpha is the most common measure of internal consistency, जिसे हम कहते हैं reliability. It is most commonly used when you have multiple Likert questions in a survey or the questionnaire that form a scale. थोड़ा सा extend कर दिया मैंने. Can you see? Yes ma'am. जी, okay. Yes, ma'am. एंड यू विश टू डिटरमिन इफ द स्केल इज रिलायबल। अब आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, लिकर्ट स्केल क्वेश्चन है, जिससे हम ये हमारा जो 5 वाला जो 5 पॉइंट्स नहीं थे जो हमारे स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री वगैरह, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारा 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। If you are concerned with inter-rater reliability, we also have a guide on using Cohen's K kappa that you might find useful. So हमारे लिए जो important चीज़ है ना, that is this alpha reliability. ये जो Cohen's K है ना, ये हम बहुत rarely इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें inter-rater reliability की requirement नहीं होती, because we are not going to test the measuring instrument. What we have to do is we have to test the instrument according to our study. We don't have to go in the detail of the instrument. अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी चेक करेंगे, फिर उसके मजीद टेस्ट भी हैं। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल में क्या है। कैन एनीबॉडी प्लीज रीड? सुमेरा, यू प्लीज रीड दिस एग्जांपल। Okay ma'am. This one. Our researchers has devised a 9-question questionnaire to measure how safe people feel at work at an industrial complex. Each question was a 5-point Likert item from strongly disagree to strongly agree. In order to understand whether the question in this questionnaire are reliable, measure the same latent variable feeling or safety. So Likert safe could be constructed. A Cronbach alpha was run on a sample. Cronbach's alpha.
max alpha was run on a sample size of 15 workers. ठीक है, तो 15 वर्कर्स ने जो डाटा इस पे प्रोवाइड किया तो उन सब को ही हम अल्फा रिलायबिलिटी अच्छा, सो आप ये देखेंगे कि उनकी आपस में कितनी कोहेरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये हमारा फर्स्ट टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा अल्फा रिलायबिलिटी या सिंपल रिलायबिलिटी लिख के आगे फिर आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे दैट इज अल्फा रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल में मैं जाती हूँ और मैंने देखना है कि मेरा C1 से लेकर C6 तक जो है एक वेरिएबल है और मैं उसका नाम मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है इन ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजमेंट। लास्ट टाइम भी हम इसी को लेके चल रहे थे, इसीलिए इसी को हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इनकरेजमेंट के जो आइटम्स हैं वो CC1 से CC6 तक है फॉर एग्जांपल। आई वांट कि इन 6 आइटम्स की रिलायबिलिटी, यानी ये 6 के 6 मिलकर आपस में इंटेंटेड मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं, रिलायबल भी हैं या नहीं। सो हम जाएंगे एनालाइज के अंदर। एनालाइज का जो ऑप्शन है, बड़े आसान टेस्ट है, 3 टेस्ट है, बस यही हमने करने होंगे। एनालाइज में यहाँ पे स्केल का वर्ड लिखा हुआ है, कैन एनीबडी सी? यस मैम। यस ओके, मैम। स्केल के सामने जो ना रिलायबिलिटी एनालिसिस है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हमने आइटम्स पिक करने हैं। आप कंट्रोल प्रेस कर लें और आइटम्स पिक करते जाएं। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू हैव 6 आइटम्स इन योर रिलायबिलिटी टेस्ट दैट इज अल्फा फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इनकरेजमेंट। इसको आप प्रेस करेंगे एंटर को तो ऑल आइटम्स विल कम हियर एंड यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स को ओपन करें तो स्केल को कर लें। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ को ना छेड़ें। सो कंटिन्यू कर दें और मॉडल अल्फा रहने दें। ठीक है, यहाँ पे और भी देखें हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो है अल्फा है, जो हमारी कॉमन स्टडीज में जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कॉजल रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसमें। सो अल्फा को आप ओके जब करेंगे ना तो ये आउटपुट हमें पहले ही ऑलरेडी पता है कि SPSS में आउटपुट आती है, तो एक क्लिक के बाद हमें आउटपुट मिल गई है और हमारी रिलायबिलिटी का ये फैक्टर है जो हमें सामने नजर आ रहा है। जी ये नजर आ रहा है सबको, रिलायबिलिटी स्टेटस यस पे मैम। लिखा हुआ है। ओके, इसकी रिलायबिलिटी क्रोनबैक अल्फा जो है इसका, ये उसकी डेनोटेशन है। ठीक है, इसकी डेनोटेशन है क्रोनबैक अल्फा रिलायबिलिटी की। आइटम्स जो हैं वो 6 हैं और अल्फा जो है वो 0.805 है। ठीक है ना, सो हमारे जो आइटम्स हैं ये 80.5% जो है रिलायबल है, 80.5% रिलायबल है। सो जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, लाइक इफ़ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 0.9 दैट इज़ गुड, तो वो उसको हम तसव्वुर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल स्केल है या आइटम है। इसी तरह 0.6 जो है ना इसका थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड समझते हैं? नो मैम। Threshold is the baseline, ठीक है, that is the minimum requirement for acceptability of a scale. If a scale is getting lower than 0.6 value, then it would not be counted as a, you can say it would not be counted as a reliable scale. So अगर जितना ये बढ़ता रहेगा, 0.7 से ऊपर जो है वो गुड है, 0.8 से ऊपर जो है ना इसका एक्सीलेंट काउंट किया जाता है, 0.9 से ऊपर जो है इसको आउटस्टैंडिंग के तौर पे लिया जाता है। तो आपके अगर 8.5 आ रही है, 0.805 मीन 80.5% स्केल रिलायबल है, सो दैट इज ओके। सो बाकी वो जो मैंने उसमें एक छोटा टेस्ट ये किया था जिसको मैंने स्टैटिस्टिक में जाके टिक कर दिया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैम ये नंबर ओके, ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आइटम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। वी हैव टू रीजॉइन द मीटिंग, बिल्कुल डिपेंड करता है। आप अगर एक आइटम रख देंगे तो हो सकता है उसकी कम रिलायबिलिटी हो, ज़्यादा रखें तो उससे। लेकिन आइटम्स की बात ये कि आइटम में कंटेंट क्या है, वो रिलेटेड भी है कि नहीं है। अगर नहीं रिलेटेड तो फिर तो जितने ज़्यादा रख लेंगे कुछ नहीं होना। ओके मैम। ओके, सो वी वर ऑन दिस स्टांस। ओके, आइटम्स का क्वेश्चन किया था आई गेस सना ने कि आइटम्स जो है जितने ज़्यादा होंगे, सो डिपेंड करता है कि आइटम जो है ना एक मशरिक और एक मगरिब ना हो, दोनों ही जो है वो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स, बहुत ज़्यादा अगर आपने कर दिए तो वो भी ज़रा डिफिकल्ट होता है। एक सफिशिएंट नंबर जो है ना वो ठीक रहता है। तो
जी, जो पॉजिटिवली एक जैसे हों। ओके, तो अल्फा की रिपोर्टिंग समझ आ गई। अब हम जब रिपोर्ट करते हैं ना इसको अल्फा को, तो किस तरह से रिपोर्ट करते हैं? जस्ट हम वही वाला जो हमारा आउटपुट आया हुआ है ना, ये वाला टेबल हम पिक करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो जहाँ भी हमने पेस्ट करना होता है वहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम इसको लाइक हमने अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है वहाँ भी हम इसको पेस्ट करके और साथ लिख देते हैं कि दैट इज़ अ गुड रिलायबिलिटी। अब इन सब के रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। रिसर्च में ना हम फिर लिटरेचर में पे जाकर रेफरेंस लिखते हैं कि 0.8 फलां पर्सन ने कहा है कि 0.8 बहुत अच्छी होती है, 0.8 से ऊपर जो है वो एक रिलायबल वैल्यू है अल्फा रिलायबिलिटी की। सो बस अल्फा रिलायबिलिटी या रिलायबिलिटी एनालिसिस में बस हमने ये छोटा टेबल पिक कर लेना है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैंने कासिम इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका? कासिम मैंने किस पे निकाला है? मैंने किस पे निकाला है अभी? ये देखे सामने? नहीं, मैंने सब पे निकाला है। रिलायबिलिटी जो है ना ये सबको लेकर जाना है, तब भी तुम्हें पता चलेगा कि सारे आइटम्स मिल के एक चीज़ को मैयर कर रहे हैं कि नहीं। इसमें एवरेज नहीं लेते, ठीक है। रिलायबिलिटी एनालिसिस में सारे आइटम्स को लेते हैं, एवरेज हम बाकी एनालिसिस में लेंगे। क्लियर हो गया कासिम? नहीं 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 कासिम, ऐसा जब CC1 से CC6 तक जो मेरे आइटम थे ना, ये ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजमेंट के थे। 7 से लेकर 10 तक ना सुपरवाइजर इनकरेजमेंट के थे। देन 11 से लेकर 16 तक वर्क ग्रुप सपोर्ट के थे। तो वो मेरे वेरिएबल्स ही अलग अलग है जितने। जी, जिस तरह आप देखो क्रिएटिविटी है ना, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये क्रिएटिविटी के आइटम्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ये क्रिएटिविटी मैयर हो रही थी, तो ये 9 के 9 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब इसका हम क्रिएटिविटी का हम देखते हैं कि हमारा कितना आता है। फॉर एग्जांपल बस वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स मैंने वैसे प्रेस की। अब हमारा क्रोनबेक अल्फा नंबर ऑफ 9 आइटम्स आ गया, ठीक है। सो पिछला भी जो आपने पिछली रन की थी ना कमांड, वो ऊपर मौजूद रहेगी, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये मौजूद है जो 6 आइटम्स थे, और यहाँ पे ये आपकी कमांड लिखी हुई है कि आपने 6 जो है, सॉरी ऊपर लिखी हुई है कि आपने कितने जो है ना वो आइटम्स रन किए हैं, ये लिखी हुई है। देन नीचे जो आ रही है अगेन रिलायबिलिटी का हमने टेस्ट रन किया। स्केल क्या है, ऑल वेरिएबल्स सेलेक्ट किए, उनमें से 270 का सैंपल था 270 का, और उसमें मेरे 9 आइटम थे और मेरी रिलायबिलिटी आई है 0.833, ठीक है। तो ये भी एक गुड आ गई है। तो हम हर स्केल का ना अब टेबल अलग अलग नहीं बनाते होते, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही टेबल बना देते हैं, एक साइड पे लिख देते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल, अगले अगले कॉलम में लिख देंगे नंबर ऑफ आइटम्स, और उससे अगले कॉलम में लिख देते हैं अल्फा रिलायबिलिटी, ठीक है। तो बड़ा अब कंसाइज से फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, आसान टेस्ट है दूसरा, कोरिलेशन टेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम आगे मूव जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक कोरिलेशन हमारे सिग्निफिकेंट नहीं आते हैं, यानी विद इन द रेंज। अच्छा, रिसर्च में एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या नहीं, ठीक है, एरर कम है या नहीं, तो जो हमारा इंटेंटेड हाइपोथेसिस है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। कोरिलेशन के अंदर देखें कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर्स द डिग्री टू विच टू सिक्योरिटीज मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। तो बेसिकली ये टू सिक्योरिटीज का मतलब है कि दो शेयर्स की प्राइसेस आपस में किस तरह मूव होती हैं। अब हम किस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट वाले लेते हैं, ठीक है। कोरिलेशन जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दो वेरिएबल्स आपस में, अब यहाँ पे दो शेयर्स की बात हुई ना, टू सिक्योरिटीज की बात हुई, तो हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन जो है कोई भी दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसी मेजरमेंट है कि दोनों आपस में किस तरह से रिलेट है,
एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या कम होता है, क्या होता है, किस तरह से वो वेरी करते हैं आपस में। So the correlation must fall between -1 and +1. ठीक है, a perfect positive correlation means that correlation coefficient is exactly 1. So correlation का जो coefficient means उसकी जो सिंबल होता है, जिस तरह अभी पीछे हमने अल्फा देखा ना, अल्फा एक सिंबल है, उसको ये छोटे ए से भी हम अक्सर डिनोट करते हैं। अल्फा जो अल्फा बीटा गैमा वाली लैंग्वेज होती है ना, उसका अल्फा भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी इसका जो डिपिक्ट करने वाला जो स्टैटिस्टिकल सिंबल है उसकी वैल्यू 1 से 1 +1 के दरमियान, -1 से +1 के दरमियान होनी चाहिए। और अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जैसे ही हमारा कोई x वेरिएबल इंक्रीज करता है जितना, उतना ही हमारा डिपेंडेंट या y वेरिएबल भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो एक 2 पॉइंट बढ़ा, दूसरा भी 2 पॉइंट बढ़ा, ये 3 पॉइंट बढ़ा, दूसरा भी 3 पॉइंट बढ़ा, तो एक की वेरिएशन जितनी होगी दूसरे में भी उतनी ही वेरिएशन आएगी। तो इसे हम कहेंगे कि ये एग्जैक्टली 1 यानी +1 होगा, 100% कोरिलेटेड जिसे हम कह सकते हैं। A perfect negative correlation mean that two assets move in the opposite direction. ये जहाँ जहाँ assets लिखा हुआ है इसकी जगह आप variables कर लें, ठीक है। With the zero correlation implies no linear relationship at all. तो negative relation तब होगा, perfect negative जिसे हम कहेंगे correlation तब होगा जब उनकी आपस में कोई भी relevance नहीं होगी। एक जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। एक दूसरे के बढ़ने कम होने से दूसरे में कोई प्रॉपर लीनियर आंसर उस पर नहीं आ रहा, तो हम इसे कहते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को किस तरह से मेजर करते हैं, अगेन गो टुवर्ड्स दिस। तो कोरिलेशन के लिए हम एनालाइज का ऑप्शन, जिस तरह एनालाइज पे हमने स्केल किया था उसी तरह एनालाइज पे जाके कोरिलेट का एक वर्ड नजर आ रहा है सबको? यस मैम। कोरिलेट के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है बाइवेरिएट, पार्शियल डिस्टेंसेस कैनोकोनोलियल। ये जो है ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स किस्म के मल्टी लेवल डाटा मीन जो बहुत ज़्यादा सोर्सेज से लिया हुआ डाटा होता है, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं। तो सिंपल जब हम जिस तरह फर्स्ट हैंड डाटा लेते हैं सिंपल एक ही रिस्पोंडेंट से, तो वो हमारा बाइवेरिएट कोरिलेशंस में फॉल करता है। तो बाइवेरिएट वाले को हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि किन वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन फाइंड करना है। अब इसमें कासिम एंड ऑल, अब इसमें कंप्यूटेड वेरिएबल लेंगे एवरेज वाले, तो वो वाले मैं नहीं लूंगी जो आइटम्स हैं, क्योंकि उनका अब काम खत्म, उनकी रिलायबिलिटी हमने ले ली, वो पास हो गए। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कोरिलेशन मैंने फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन इंकरेजमेंट और क्रिएटिविटी, इन दोनों का आपस में मैं कोरिलेशन देखना चाहती हूँ, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम सब जो हमारे जितने वेरिएबल्स हैं ना उन सब को ही हम एक ही दफ़ा उनको कोरिलेट करा लेते हैं आपस में, ताकि हमें सब का ही आपस में रिलेशनशिप पता चल जाए। तो ये वाले जिनके ऊपर साथ स्केल्स आ रहा है ना लेफ्ट में, हमारे कंप्यूटेड होते हैं एवरेजेस। तो वैसे हमें नाम से भी पता, वैसे बीइंग रिसर्चर हमें नाम से भी पता होगा कि हमारा एवरेज वाला कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि नाम हमने अपनी मर्जी से रखने हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को नाम का कोई पता नहीं है, उसे सिर्फ काम का पता है। जी हाँ हाँ, वो मीन वगैरह भी मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है, याद कराया कासिम ने, थैंक यू। ओके, जेंडर इसमें चला गया ना, तो जेंडर को मुझे कोरिलेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैंने वापस कर दिया, उसी एरो से वापस हो जाता है। अब मैं देख लूँ लेती हूँ कि मेरे सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना होता है पियर्सन कोरिलेशन, ये ज़रूरी होता है, टू टेल्ड ज़रूरी होता है, फ्लैग सिग्निफिकेंट, चले ये इसकी कोई बात नहीं थी। ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं ना तो यहाँ पे होता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आप सब ने एफएससी में या बीकॉम में पढ़ा होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो ये बेसिकली ये उससे रिलेटेड। इसी तरह इनको हम नहीं छेड़ेंगे, स्टाइल बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं है हमें, बस पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन एक टेक्निक है, ठीक है, जो इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। जिस तरह हम स्टैट्स के नहीं वो फार्मूला करते हैं, जिस तरह वो हमारा होता है सिग्मा और वो एस बार, और इस तरह फिर हम उसका अंडर रूट लेते हैं, तो वो फार्मूला जो है ना इन सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन लगा हुआ होता है। जिस तरह एवरेज का फार्मूला इसमें बिल्ट इन है, तो उस तरह के फार्मूलाज इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर।
तो जब हम पियर्सन वाला करते हैं ना, तो पियर्सन का जो फॉर्मूला जो पियर्सन ने इजाद किया होगा वो इसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो हमने इसको क्लिक करना है और बस इसका फ्रूट जो है ना वो ऑब्टेन करना है। ओके क्लिक करेंगे, इट विल गो टू द कोरिलेशन का, यहाँ पे हेडिंग आ गई कि हमने कोरिलेशन किए और ये हमारे सारे कोरिलेशन का टेबल आ जाते हैं। ये एक बड़ा एक्सटेंडेड टेबल है क्योंकि हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ठहरे ज़रा मैं थोड़ा आसान कर दूँ। बच्चे घबरा जाएंगे कि बहुत ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे ये 4 वेरिएबल्स हैं, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, एनकरेजमेंट, चैलेंजिंग वर्क एंड फ्रीडम। ये 4 वेरिएबल्स हैं और ये दोनों साइड ऑफ इनके आपस में रिलेशनशिप। अब जो कोरिलेशन वैल्यू आई है ना, कोरिलेशन वैल्यू इज बेसिकली इट इज ऑन द डायगोनल, ठीक है। अब देखें जहाँ पे लिखा हुआ है ना 123, 124, 124, ये बेसिकली सैंपल साइज है। 123 उधर है कि जहाँ पे कोई एक आध मिसिंग हो गया वैल्यू, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जिसके सामने लिखा हुआ है ना सिग्निफिकेंट टू टेल्ड, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अभी किसी ने फोन पे चलाया हुआ तो उसको नहीं समझ आएगी, बाकियों को आ जाएगी। ये पता नहीं इस तरह बड़ा नहीं होता स्क्रीन इसकी। चले कोई नहीं, नजर तो आ रहा मैम होगा। जूम इन हो जाता है फोन पे। हाँ ठीक, फोन पे आप जूम इन कर लें तो फिर देख लें। इसी तरह सिग्निफिकेंट टू टेल्ड के सामने जो वैल्यू है ना बेसिकली वो आपका कोरिलेशन, जो पियर्सन कोरिलेशन के सामने जो वैल्यू आती है ना वो आपने कोरिलेशन की फाइंड करनी होती है, ठीक है। जिस तरह क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी का आपस में परफेक्ट कोरिलेशन होगा ना, जाहिर है क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी एक ही चीज़ है, दोनों बिल्कुल एक बढ़ेगी तो दूसरी बिल्कुल उतनी ही बढ़ेगी, तो इनका आपस में 1 होगा। इनकरेजमेंट का 1 होगा। मेरा कर्सर नजर आ रहा है साथ? यस मैम। यस जी मैम। मैम। ठीक है। चैलेंजिंग वर्क का चैलेंजिंग वर्क के साथ देखें ये 1, इसी तरह फ्रीडम का फ्रीडम के साथ ये 1। ओके, देन इनकी नेक्स्ट अगर मूव करें तो क्रिएटिविटी का ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट के साथ 0.5, ठीक है। 0.5 मीन अगर ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट में 50% चेंज आया तो क्रिएटिविटी में भी 50% चेंज आएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजिंग वर्क में देखें वो भी इसी तरह से है। यहाँ देखें क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट, नीचे भी वही कॉलम है ना, चाहे क्रिएटिविटी और एनकरेजमेंट को इस तरह लिखें या इस तरह, तो क्रिएटिविटी एंड एनकरेजमेंट का एक 0.500 ये भी है और क्रिएटिविटी और एनकरेजमेंट का 0.500 ये भी है। सो दोनों एक जैसे हैं। तो इनको भी हम क्या कर देंगे, इनको जब हम लेके जाते हैं, लाइक कॉपी करती हूँ मैं और मैं इसको ले जाती हूँ, ठहरो ज़रा 1 मिनट, नहीं नेगेटिव भी होते हैं, डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको वर्ड में ले गई हूँ, मैं अभी कासिम में एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो अब मेरे जो काम के हैं ना रिलेशनशिप, ये वाले सिग्निफिकेंट, टू टेल्ड और एन, ये वाले जो है ना मैंने खत्म कर देने अपने टेबल में से, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज करने वाले हैं। सबको समझ आ रही है ना? यस मैम। एन तो हमें पता है ना सैंपल, तो हमें क्या जरूरत है इसके साथ। ओके, हमारे पास ये टेबल बचा जिसमें पियर्सन कोरिलेशन। अब हमें टेक्निक का ऑलरेडी पता है क्योंकि हम रिसर्चर हैं, तो हम पियर्सन कोरिलेशन वाला कॉलम भी फॉर एग्जांपल हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये चले छोड़े, इसको रहने देते हैं, ये ऐसे टाइम का ज़्या हो जाएगा। ओके, सेकंड हम क्या करते हैं कि ये जो 1 डायगोनल के नीचे जितनी वैल्यूज है ना इनको रहने देते हैं और जो ऊपर वाली है ना उनको हम खत्म कर देते हैं। डायगोनल से ऊपर डायगोनल समझते हैं ना, किसी भी टेबल में जो क्रॉस होता है ना फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, दैट इज अ डायगोनल। अब देखें ऊपर हमारा खाली हो गया, अब हमारे लिए समझने में क्या हो गई है, आसानी हो गई है ना। यस मैम। ओके, अब क्रिएटिविटी का क्रिएटिविटी के साथ 1, क्रिएटिविटी का ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट के साथ इतना, चैलेंजिंग वर्क का क्रिएटिविटी के साथ इतना, फ्रीडम का इतना, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट का। अब सारे वो रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी जो हमने इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हमें समझ आ रही है कि अब इसमें क्या है, वरना उसमें हमारे पास डबल वैल्यूज थी ना। ऊपर भी वही वाली हैं, देखें 117 ये भी है, 117 ये भी है, फिर 322 ये भी है, 322 ये भी है। तो हम
ऊपर से खाली कर देते हैं डायगोनल से ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज छोड़ देते हैं। तो ये अब नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 टू टेल्ड, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.05। अच्छा 0.05 जो है ना ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, हम इसे कहते हैं कि 5% यानी 5% आउट ऑफ 100% इज द चांस ऑफ एरर। सो वी आर 95% कॉन्फिडेंट ऑन आवर रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम 0.05 लेवल जो है ना ये एक्सेप्टेबल होता है सोशल साइंस में। बाकी जो साइंसेस है ना उसमें 0.05 नहीं होता, उसमें 0.01 होता है। तो 0.05 का मतलब ये है कि 0.05 जो है अगर किसी की सिग्निफिकेंस आई है। ये कौन पर्सन है गुलाम गोश के नाम से? गुलाम गोश आप खुद ही हैं या कोई और है? कोई इरिटेटिंग पर्सनालिटी तो नहीं है? मेंबर्स में तो ऐसा नहीं है मैम, सारे क्लास में हैं। जितने मेंबर्स अभी एक्टिव हैं उनमें तो कोई ऐसा नहीं है, शायद रिमूव हो गए। हाँ वो फिर टाइम तो ज़या करके तो जाना ही था। सो मूव करते हैं कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस की तरफ। तो सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि ये कोरिलेशन हम शो तो कर रहे हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट भी है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि वाकई ये एरर फ्री है। अगर 95% हम कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें 0.05% जो है वो चांस है इसकी इनसिग्निफिकेंट का, तो दैट इज ओके। तो हमने इसीलिए इनके साथ ये स्टेरिक्स चिपकाए हुए होते हैं। अब जो 0.01 है ये तो बहुत हाईली प्रिसाइज है ना। हाईली प्रिसाइज का मतलब ये है कि ये ज़रा ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह 2 स्टेरिक है तो ये 0.01 से कम होगा, तो ये हाई प्रिसाइज्ड है। इसी तरह ये दूसरा है तो ये उस तरह से ये 0.05 पे। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ? 0.01 वाला, ठीक है, लेकिन हम 0.05 भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, कोरिलेशन हो गया। इसका हम टेबल बना देते हैं और साथ हम बता देते हैं कि ये इस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। इसका आपस में इसके साथ मैम क्या रिलेशनशिप है, मैं इसका आपको सैम्पल इंटरप्रिटेशन दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप पढ़ सकें। एक पेपर दे दूंगी जिसमें ये लिखा होगा कोरिलेशंस किस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज रिग्रेशन। ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद हम क्लोज कर लेंगे सेशन। ओके, बेसिक हमारा जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना वो इस रिग्रेशन के ज़रिए की जाती है। ये हमारा मेन जो है ना टेस्ट होता है जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, यानी किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं है। सो इसे हम कहते हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि ग्राफ के ऊपर जो है कोई भी दो चीज़ें वेरिएबल जो हैं वो लीनियर लाइन में हो। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल ग्राफ भी यहाँ पे पुट इन कर दिया था। ये जो लाइन के ऊपर होगा ना डेटा, तो हम इसे कहते हैं कि ये लीनियर है, चाहे वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। और जो इस तरह से खमदार होगा या थोड़ा सा टिल्टेड किस्म का होगा, ये कर्व शेप में, कर्व जिसे हम, हाँ जी कर्व, वेरी गुड वर्ड। तो कर्व होगा तो फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। So regression is the next step after the correlation. It is used when we want to predict the value of a variable based on the value of another variable. ठीक है, तो जब हम अपने किसी भी वेरिएबल को प्रिडिक्टर कहेंगे तो दूसरे वेरिएबल को डिपेंडेंट कहेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमें उसका कोई ऐसा टेस्ट लगाना पड़ेगा कि जब एक पे फर्क पड़े तो दूसरे पे क्या हो। सो वेरिएबल्स वी वांट टू प्रिडिक्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और समटाइम्स द आउटकम वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जिनको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, वो हमारे या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या आउटकम्स होते हैं या उनको क्राइटेरियन भी कहा जाता है। तीनों वर्ड होते हैं, डिपेंडेंट, आउटकम, क्राइटेरियन, नोट कर लें। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, प्रिडिक्टर भी कहते हैं और एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट, प्रिडिक्टर या एंटीसीडेंट। So the variables we are using to predict the other value is called the independent variable, or sometimes called predictor. You could use linear regression to understand whether exam performance can be predicted based on revision time. ठीक है, कि एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है अगर रिवीजन टाइम हो। रिवीजन टाइम इंडिपेंडेंट है और एग्जाम परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है।
If you have 2 or more independent variables rather than just one, you need to use multiple regression. अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट हमारा एक ही है, तो हम कह देते हैं कि ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन है, जिसमें हम 3-4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेंगे और एक आध को डिपेंडेंट ले लेंगे. देयर नीड्स टू बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि आपस में इनका रिलेशनशिप जो है ना वो लीनियर हो, यानी एक उस पर बढ़ रहा हो, दूसरा भी उसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो. फिर स्कैटर प्लॉट से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से लीनियर रिग्रेशन इज अ वे टू मॉडल द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए डाली है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें. अच्छा, रिग्रेशन की एक इक्वेशन होती है, जिस तरह हम कहते हैं ना फार्मूला, जिस तरह मैंने पीछे कहा पियर्सन का एक फार्मूला होगा जो इसके अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है, उसी तरह रिग्रेशन का भी एक ये फार्मूला होता है, ये उसमें बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होता है, तो उसी के साथ जो है हम रन कर लेते हैं. यहाँ पे y जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, और एक जो यहाँ पे ये चीज़ है वो ये है कि b इज द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन समझते हैं? ग्राफ का स्लोप हम मैथ्स वगैरह में निकालते हैं ना, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, किसी को याद हो अगर? यस मैम. 7वीं 8वीं क्लास में मेरे ख्याल में होता है, बड़ी छोटी क्लास में. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जब हम मैथ में फाइंड करते हैं तो हम लिख देते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो वो हमारा स्लोप आ जाता है ग्राफ का. तो बीटा इज बेसिकली ये बी जो है ना, इसे हम बीटा कहते हैं, तो ये उसका स्लोप होता है. एंड वाई इज द एंड ए इज द वाई इंटरसेप्ट. ए इज द वाई इंटरसेप्ट. ए इज द वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब x 0 हो ना तो y की क्या वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है जो नजर आ रहा है, ये यस जगह, मैम. ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेप्ट होगा y का, क्योंकि यहाँ पे x जो है ना वो 0 है. यहाँ पे नीचे x की वैल्यू 0 होगी ना, नीचे वाली जो लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल, ये ग्राफ में x होता है और जो ऊपर जा रही होती है y. मेरे ख्याल में मेजोरिटी को ये चीज़ तो पता है ग्राफ की. तो यहाँ पे x क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है तो x 0 यहाँ से लेकर ऑनवर्ड होगा, y यहाँ पे 0 से ऑनवर्ड होगा. लेकिन अगर ग्राफ स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है तो इट मीन्स y की कुछ वैल्यू है लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है. ओके, अब हम इसको SPSS में कमांड देते हैं. ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा. SPSS के बेशक आउटपुट इस फाइल से भी आप कमांड दे सकते हैं. मतलब मुझे ना ये वाला पेज खोलने की, डेटा पेज खोलने की जरूरत नहीं है. एनालाइज में जाएंगे और ये है रिग्रेशन. रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन हमने करनी होती है. ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रोसेस V2, ये वाला एंड्रू एफ फेज, ये मॉडरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो मॉडरेशन हम आज नहीं देखेंगे, हम आज सिर्फ IV और DV वाला ही देखेंगे. लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर को क्लिक करेंगे रिग्रेशन, तो यहाँ पे स्लॉट्स नजर आ रही हैं सबको. यस मैम. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की स्लॉट आ गई उसी तरह से. यस मैम आ रही है. आना जाना बस क्लास में जो लगा रहता है ना, बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट करता है. फैसल खालिद को 50 बार मैंने आज आपको ऐड किया है, 50 दफ़ा यकीनन जाने. मतलब मैं खुद भी बहुत ही समझे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्रिएटिविटी. अब अगेन यहाँ पे रिमेंबर करें कि हमने कंप्यूटेड वेरिएबल लिखना है, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्रिएटिविटी, तो मैं इसको डिपेंडेंट में डाल दूंगी. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं लेना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजमेंट, ये तो दोनों पुट कर दिए. नेक्स्ट एक्स कुछ भी नहीं करना. स्टैटिस्टिक्स देख लें, इनको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत. मॉडल फिट का नाम है, आर स्क्वायर चेंज है, छोड़ दें. एस्टिमेट, चले आर स्क्वायर चेंज को कर देते हैं. एस्टिमेट्स, मॉडल फिट और आर स्क्वायर चेंज इसी तरह रहने दें. इट्स ओके फैसल, तो मैं वैसे कह रही हूँ, आपने 50 दफ़ा किया तो 1000 दफ़ा किसी और ने भी ज्वाइन किया होगा जो बार बार करते हैं. हम तो लामना कितनी दफ़ा आई है गई हैं, गुलाम गोश ने 1000 दफ़ा किया है. तो फिर जब नया पर्सन आया तो मुझे तो नहीं पता चला कि वो गुलाम गोश नहीं है, कोई इरिटेटिंग बॉडी है.
अभी मैंने म्यूट इसीलिए किया है क्योंकि जो नए आने वाले हैं ना वो पता नहीं इंसान ही है या कुछ और है, तो मैं उसी तरह से ही जो है ना डील करूंगी जिस जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। ओके, डिपेंडेंट में हमने क्रिएटिविटी डाली है, इंडिपेंडेंट में ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट डाल दिया एंड देन वी हैव टू क्लिक ओके। ओके किया, सो हमारे पास जो है 3 चीज़ें आ गई, एक मॉडल समरी आ गई और हमारे पास रिग्रेशन ये लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। ओके, सो रिग्रेशन की कमांड सामने लिखी हुई आ गई है और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कौन से वेरिएबल्स आपने एंटर किए हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटिविटी है और हमने जो है मॉडल 1 में वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट एंटर किया जो कि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट टेबल के अंदर लिखा होगा और डिपेंडेंट जो है वो बाहर। देन मॉडल समरी आ गई, एनोवा का टेबल आ गया और एक कोएफिशिएंट्स का टेबल आ गया। अब हम देखते हैं कि मॉडल समरी में क्या चीज़ें आई। मॉडल समरी में मैंने एक जो चेंज वाला क्लिक किया था ना, तो वो उसकी वजह से ज़रा टेबल लंबा आ गया, ठीक है। जी कोमल क्या कहना चाहती हैं? मैम ये आपने जो वेरिएबल उठाए हैं इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये जो 2 पिक किए हैं वो अपने हिसाब से हम कोई भी कर सकते हैं? कोमल तनवीर जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, हम वही वाले लेंगे। नहीं वो वो उसी तो का पता डेटा है हमारे मुझे, पास होगा। वो जो आपने बताए, मतलब वो जो आपने अभी उसमें से को रिलेशन निकाला था ना, ये उनमें से 2 कोरिलेशन तो वेरिएबल ये जो है ना आए ये हैं ना, कंप्यूटेड में होते हैं, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ये एवरेज वाले ही हो आपने लेने हैं। लाइक हमने यस यूं मैम। किया, एनालाइज पे गए, रिग्रेशन पे गए, लीनियर क्लिक किया, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स पहले से मौजूद हैं जिनमें ये शुरू वाली जो सारी लिस्ट है ना, ये हमारे आइटम्स हैं। ये हमने सिर्फ रिलायबिलिटी में इस्तेमाल करने थे। अब हमने कंप्यूट हुए वाले जो है ना, जिनके साथ स्केल का निशान है, ये वाले लेने हैं। हम यही पूछ रही थी कि बस इन्हीं में से डाटा उठा के डालना है, मतलब कोई जी से जी, भी 2 उठाएंगे और अलग कोई से अलग भी दो नहीं। करना है? देखिए कोमल, ये आपका रिसर्च की बात है। मतलब मेरे इनमें से 8 इंडिपेंडेंट थे, एक मीडिएटर है, एक मॉडरेटर है, 2 मेरे डिपेंडेंट हैं इनमें से। लेकिन मैं ये आपको ओके, सिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर फॉर सही है। एग्जांपल हमारा जो है डिपेंडेंट क्रिएटिविटी है तो मैं डिपेंडेंट में क्रिएटिविटी डाल दूंगी, और फॉर एग्जांपल मेरा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट है तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजमेंट डाल दूंगी। तो मैं उस स्टैटिस्टिक्स वगैरह वाले R² चेंज को हटा देती हूँ क्योंकि उससे टेबल लंबा हो गया और जो मैंने उधर डाला हुआ है वो आपके लिए आसानी होगी। तो ओके किया कि कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ ओके करेंगे, रिग्रेशन आया और ये टेबल उसी तरह से आ गए। ओके, एक टेबल आएगा मॉडल समरी का। मॉडल समरी R है, R² है, एडजस्टेड R² है और एरर है, और इनके मीनिंग भी सारे जो है ना वो बीच में मेंशन्ड है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल है एनोवा का। एनोवा का टेबल है, एनोवा में ये देखें सिग्निफिकेंस का लेवल नजर आ रहा होता है, ठीक है, 0.000। 0.000 का मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट है। 0.05 तक जो है ना हमारा सिग्निफिकेंट होता है, उससे ऊपर होगा ना तो वो हम कहते हैं रिलेशनशिप है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी एरर्स वाला है। और फिर थर्ड इज कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स में भी हमारी सिग्निफिकेंट ठीक आ रही है। अब इनकी आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बस यही पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनका ये मीनिंग पढ़ लेंगे। मैं ये वाला जो एनालिसिस का ये जो PDF है ये मैं उसके आप वॉल्यूम पे अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि पढ़ भी लें एक दफ़ा। और साथ यहाँ तक आपको SPSS रन करना आना चाहिए। 3 टेस्ट बताइए, अल्फा रिलायबिलिटी, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो ये तीनों टेस्ट आपको रन करने आने चाहिए। तो यही आपका प्रोजेक्ट होगा। मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपने इसमें क्या करना है। परसों तक इंशाल्लाह बता दूंगी। मुझे सना याद करा देना आप प्लीज़, ठीक है। सना या माद जी मैम। दोनों में से कोई पर्सन मुझे परसों हाँ परसों सैटरडे को मॉर्निंग में बता दे कि आपने हमें प्रोजेक्ट असाइन करना है, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए ना, आपके 20 मार्क्स हैं उसके। यस मैम।